हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। नाउ आई होप कि आप पिछले वीडियोस यहाँ पे देखते हुए यहाँ पे आ रहे हो। तो जैसा आपको यहाँ पे पता है कि हम लोग यहाँ पे सीएपीएफ के पीवाईक्यू सीरीज हमारी यहाँ पे चल रही है और हम यहाँ पे पीवाईक्यू सीरीज लगा रहे हैं सीएपीएफ के पिछले 10 साल के। तो जिसमें हमने सबसे पहले बायोलॉजी कंप्लीट किया था, फिर फिजिक्स कंप्लीट किया था, फिर हमने यहाँ पे डिफेंस से रिलेटेड जो भी आपको पिछले 10 साल में इन टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए थे वो सब हम यहाँ पे ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब प्रेजेंट में हमारी यहाँ पे केमिस्ट्री हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं और ये आपकी यहाँ पे ओवरऑल 5 वीडियोस में कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें से 3 पार्ट में ऑलरेडी यहाँ पे डाल चुका हूँ और ये हमारे यहाँ पे फोर्थ पार्ट है। तो कल तक हमारा यहाँ पे केमिस्ट्री से भी रिलेटेड सारे पीवाईक्यूज हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में हमारे यहाँ पे ये टॉपिक्स रहने वाले हैं: एटम्स एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर एसिड्स एंड बेसिस, और फिर कुछ हमारे यहाँ पे जो आपके और मिसलेनियस क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। तो मिसलेनियस क्वेश्चन जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था यहाँ पे कि ऐसे आपके इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस है जो आप यहाँ पे एक से ज्यादा टॉपिक्स में आप मैच कर सकते हो, या फिर कुछ आपको करंट अफेयर से रिलेटेड आपको यहाँ पे केमिस्ट्री में कुछ पूछ लेते हैं, तो वो उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे मिसलेनियस में करने वाले हैं। ठीक है। तो आई होप कि आपको अभी तक जितना भी हमने वीडियोस बनाए हैं उसमें सब आपको यहाँ पे क्लियर हो। अगर किसी भी वीडियो में कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो जरूर आप यहाँ पे कमेंट कर दिया करो। साथ ही साथ अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि दूसरों तक भी पहुंच पाए और उनकी भी यहाँ पे हेल्प हो पाए। ठीक है। तो चलो हम लोग यहाँ पे इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नाउ सबसे पहले कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, 2015 का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है गामा रे कंसिस्ट ऑफ। ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है आप इसको फिजिक्स के साथ भी लिंक कर सकते हो, जो आपका यहाँ पे चैप्टर है वेव्स उसके साथ भी आप इसको यहाँ पे लिंक कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे पढ़ रखे हैं, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपकी वेव्स मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। ट्रांसवर्स वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। तो उसमें हमने यहाँ पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी हमने यहाँ पे पढ़ी थी, है ना, अगर आपको यहाँ पे याद हो। तो यहाँ पे बेसिकली जो आपकी गामा रे है ये आपकी होती है यहाँ पे एक तरीके से, यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपका आंसर है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ये आपकी इस मतलब किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, तो इस तरीके से प्रोड्यूस होती है जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो आपकी कांटेक्ट में आती है मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है, इसके नाम से भी आप इसको पहचान सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती है, जब भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो आपके कांटेक्ट में आती है मैग्नेटिक फील्ड के, तब आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपकी यहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे आपसे क्वेश्चन बन सकता है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है। ना उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो देखो यहाँ पे आपको जैसे पता होगा, हमने यहाँ पे जैसे फिजिक्स में भी डिस्कस कर रखा है कि जो वेवलेंथ होती है वो आपकी यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के। ठीक है। और वही वाइस वर्सा आप इसको बोल सकते हो कि फ्रीक्वेंसी आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। ठीक है। तो इसको किसी भी तरीके से आप यहाँ पे बोल सकते हो। तो यहाँ पे हमने जब कम्युनिकेशन के लिए आप जैसे रेडियो वेव्स वगैरह यूज करते हो तो हमने अलग अलग टाइप की हमने यहाँ पे वेव्स पढ़ी थी, है ना। तो उसमें हमने यहाँ पे एक चीज हमने यहाँ पे क्या देखी थी, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन सी बेसिकली आपकी यहाँ पे वेव्स होती है, तो देखो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ। तो हमने यहाँ पे रेडियो वेव्स देखी थी। ठीक है। फिर रेडियो वेव्स के बाद हमने यहाँ पे माइक्रोवेव्स देखी थी। फिर माइक्रोवेव्स के बाद हमने यहाँ पे इंफ्रारेड देखी थी। इंफ्रारेड हमने यहाँ पे देखी थी। इंफ्रारेड के बाद हमने यहाँ पे विजिबल लाइट देखी थी। ठीक है। फिर नेक्स्ट पे हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट पे हमारे पास आता है यहाँ पे यूवी। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेस। फिर उससे नेक्स्ट पे हमारे पास यहाँ पे आ जाता है एक्स रेस। ठीक है। और एक्स रेस के बाद सबसे लास्ट हमारे पास यहाँ पे गामा रेस। ठीक है। तो यहाँ पे इसको साइन के साथ भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको सीधा सीधा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे तो साइन के साथ लिखा ही हुआ है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे गामा रेस। ठीक है। अब हमने यहाँ पे इतनी डिफरेंट टाइप्स के हमने यहाँ पे ये वेव्स पढ़ी थी, अगर आपको यहाँ पे याद हो तो। ठीक है। अब आपका यहाँ पे मैं आपको छोटा सा आपको यहाँ पे होमवर्क टाइप दे रहा हूँ, या फिर आप बोल लो यहाँ पे कि आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आपको यहाँ पे इन सब वेव्स के यूजेस मुझे बताने हैं जो हमने यहाँ पे पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको याद याद है तो कमेंट सेक्शन में जरूर यहाँ पे आप मेंशन कर देना। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो देखो इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो मैंने आपको एक सीक्वेंस लिख रखा है बेसिकली यहाँ पे, तो ये आपका इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी पे है। मतलब जैसे जैसे आप यहाँ पे डीप जाते जाओगे आपकी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यहाँ पे इंक्रीज करेगी। ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना। दूसरा पॉइंट कि जैसे जैसे आप अगर आप यहाँ पे डीप जाते जाओगे तो आपकी वेवलेंथ क्या होगी, यहाँ पे डिक्रीज करेगी। क्यों डिक्रीज करेगी, अभी मैंने आपको ऊपर ही बता रखा है यहाँ पे ये कि आपकी जो वेवलेंथ होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। मतलब जहां पे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होगी वहां पे वेवलेंथ कम हो रही होगी, जहां पे भी फ्रीक्वेंसी कम होगी उस जगह पे फिर वेवलेंथ बढ़ेगी। ठीक है। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे समझना है। ठीक है। फिर देखो आपको जो और ऑप्शन दे रखे हैं उसको भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं।
तो पहला आपको दे रखा है यहाँ पे मेसॉन पार्टिकल्स। तो देखो ये जो आपके पार्टिकल्स होते हैं ये बेसिकली आपके यहाँ पे हार्डोनिक सब अटोमिक हार्डोनिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं ये। ठीक है, जो आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है मेसॉन पार्टिकल्स क्या होते हैं, हार्डोनिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो होते हैं ये इसके अंदर आपको यहाँ पे क्वर्क और एंटी क्वर्क आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और एकदम आप ऐसे मान सकते हो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती है जहाँ पे ये सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी आपको स्ट्रॉन्ग फोर्स दिखाई दे वहां पे आप समझ जाना कि आपके जो मेसॉन पार्टिकल्स होंगे वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहेंगे। ठीक है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे न्यूट्रिनो पार्टिकल्स। ठीक है, तो न्यूट्रिनो पार्टिकल्स की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये आपके सब अटोमिक आप इसको बोल सकते हो, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में फर्मीनियन भी बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ तो फर्मीनियन भी हम लोग इसको बोलते हैं। तो फर्मीनियन बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो फर्मिनियन आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स के सॉर्ट ऑफ आप इसको यहाँ पे समझ सकते हो। और ये आपके जो होते हैं ये एक दूसरे से यहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं वीक एटॉमिक सब एटॉमिक फोर्स एंड ग्रेविटी के साथ। ठीक है, तो ये बस आपको यहाँ पे याद रखना है। अब आई होप कि मतलब ये थोड़ा, हाँ ये ऐसा है कि ये थोड़ा सा डीप में क्वेश्चन पूछा गया है, पर आंसर वाइज अगर आप देखोगे तो ये इजी क्वेश्चन था। ठीक है, बस यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दे दिए वो थोड़े डीप नॉलेज वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बस इतना बोलूंगा कि अब यहाँ पे ये ऑप्शन में आ गए हैं, तो आपको एटलीस्ट इनके बारे में कुछ ना कुछ तो अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, इनके बारे में आपको जरूर यहाँ पे पढ़ के जाना है। ठीक, फिर नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे आ जाता है हिग्स बोसॉन। तो देखो हिग्स बोसॉन बेसिकली आपकी वेव होती है यहाँ पे हिग्स फील्ड के अंदर। ठीक है, ये क्या होता है आपकी एक वेव होती है यहाँ पे हिग्स फील्ड के अंदर। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। अब अगर हम यहाँ पे फील्ड के बेसिक फील्ड के बारे में अगर जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे हिग्स फील्ड के बारे में, तो जो आपकी ये हिग्स फील्ड होती है ये बेसिकली यहाँ पे मास प्रोवाइड करती है दूसरे फंडामेंटल पार्टिकल्स को। कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं वो, जैसे आपका एग्जांपल के तौर पे इलेक्ट्रॉन्स हो गया। ठीक है, या फिर क्वर्क्स हो गए। तो यहाँ पे ये भी मैं लिख दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स हो गए फिर क्वर्क्स हो गए। ठीक है, तो इन सब आपके जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है इनको यहाँ पे ये मास प्रोवाइड करती है। ठीक है, जो आपकी हिग्स फील्ड है। और यहाँ पे ये इसके अंदर आपको एक वेव देखने को मिलती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे हिग्स बेसॉन बोसॉन बोलते हैं। ठीक है, और इसी की मदद से हम यहाँ पे ये बोल पाते हैं कि हिग्स फील्ड आपकी प्रेजेंट है। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है समझना कि अगर आपको यहाँ पे ये वेव दिखाई दे रही है हिग्स बोसॉन, तभी आप यहाँ पे बोल सकते हो कि आपको यहाँ पे हिग्स फील्ड दिखाई दे रही है। ठीक है, हिग्स फील्ड वहां पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना। ठीक है, ना अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है 2018 में यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पे आपको दो लिस्ट दे रखी है, एक तरफ आपको कंपाउंड्स दे रखे हैं और एक तरफ आपको यहाँ पे टाइप ऑफ पॉलीमर दे रखे हैं। तो आपको ये बताने कि कौन सा कंपाउंड आपका कौन से टाइप का पॉलीमर होता है। ठीक है, तो देखो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले मेलामाइन की। तो जो आपका यहाँ पे मेलामाइन है, मेलामाइन आपका होता है यहाँ पे क्रॉस लिंक्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ए जो है यहाँ पे वो होगा आपका यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन। तो आपका ए ऑप्शन हट जाएगा और सी ऑप्शन हट जाएगा। ठीक है, अब देखो जो क्रॉस लिंक्ड होते हैं बेसिकली यहाँ पे इसके कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे क्रॉस लिंक जो पॉलीमर्स होते हैं ये आपके फॉर्म होते हैं बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ बाई फंक्शनल। ठीक है, बाय फंक्शनल एंड ट्राई फंक्शनल। ठीक है, ट्राई फंक्शनल, एक सेकंड देना। ठीक है, बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल आपके जो मोनोमर्स होते हैं उनकी वजह से आपके यहाँ पे ये चीजें यहाँ पे क्रॉस जो आपका लिंक्ड है ये आपका पॉलीमर, इस टाइप का पॉलीमर आपका यहाँ पे फॉर्म होता है। ठीक है, और ये आपके ऐसे आपके पॉलीमर्स है जिनके बीच में आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड आपको यहाँ पे देखने को भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। और एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं यहाँ पे जो आपसे पूछा ही है मेलामाइन। इसके अलावा आपको एक और एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ, वो है आपका यहाँ पे बेकेलाइट। ठीक है, और भी आपके होते हैं पर हमें यहाँ पे ये दो इंपॉर्टेंट है तो हमें यहाँ पे ये समझ के चलना है। ठीक, उसके बाद दूसरा आपको यहाँ पे दे रखा है अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये जो होता है आपका यहाँ पे ये आपका होगा यहाँ पे लीनियर। ठीक है, पहला वाला था आपका यहाँ पे क्रॉस लिंक, दूसरा वाला आपका है यहाँ पे लीनियर। तो हमारा बी का ऑप्शन वन आना चाहिए, तो हमारा यहाँ पे डी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हमें मिल गया, वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो देखो लीनियर कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे ये आपके इस टाइप के पॉलीमर होते हैं जो बेसिकली आपके लॉन्ग और स्ट्रेट चेन्स में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन्स आपको यहाँ पे इसमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो लीनियर मतलब यहाँ पे क्या होता है कि लीनियर इस तरीके से आप समझ लो। ठीक है, लीनियर इस तरीके से आप कुछ समझ सकते हो। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर में आपको यहाँ पे जो दे ही रखा है ये आपको यहाँ पे बस याद रखना है। तो लीनियर आपके क्या होते हैं,
आपके ऐसे टाइप के पॉलीमर्स होते हैं जो आपके एक तो बड़े मतलब लॉन्ग होते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे स्ट्रेट होते हैं, स्ट्रेट चेन्स में आपको दिखाई देंगे, ठीक है। फिर दूसरा आपको यहाँ पे जो दे रखा है, अगर हम तीसरा अगर हम चलते हैं तो वो है हमारे पास यहाँ पे टेरेलाइन। तो देखो टेरेलाइन जो होता है हमारे यहाँ पे बेसिकली वो है हमारे यहाँ पे सी का ऑप्शन 2, ठीक है। तो यहाँ पे टेरेलाइन क्या होता है, हमारे यहाँ पे कंडेंसेशन होता है, तो सी हमारा हो गया यहाँ पे 2। अब कंडेंसेशन क्या होता है, बेसिकली कंडेंसेशन आपके ऐसे टाइप के पॉलीमर्स होते हैं जो आपके फॉर्म होते हैं रिपीटेड कंडेंसेशन से, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना कि कंडेंसेशन पॉलीमर आपके ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जो आपके फॉर्म होते हैं रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन से, ठीक है। जो आपके यहाँ पे दो फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल जो आपके यहाँ पे मोनोमेरिक यूनिट है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एक आपका है यहाँ पे बाई फंक्शनल, एक है ट्राई फंक्शनल मोनोमेरिक यूनिट। तो इन दोनों के बीच में जब भी यहाँ पे जो आपके रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, तो इनके बीच में यहाँ पे बार बार रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन जब होते हैं, तब आपके यहाँ पे कंडेंसेशन पॉलीमर आपका यहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस यहाँ पे ये याद रख लेना। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है यहाँ पे सेलुलोज। अब सेलुलोज जो होता है यहाँ पे आपका बस एक ही ऑप्शन बचा है, वो है आपका यहाँ पे नेचुरल, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे सेलुलोज की बात करें तो वो आपका होता है यहाँ पे नेचुरल, और नेचुरल मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये आपके ऐसे टाइप के पॉलीमर्स होते हैं जो आपके प्लांट्स और एनिमल्स में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैं लिख दे रहा हूँ, तो ये आपको यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन प्लांट्स एंड इन एनिमल्स, ठीक है। तो अगर आपको मान लो सिर्फ डी ही पता होता तब भी आप यहाँ पे दो ऑप्शन तो एलिमिनेट इजीली कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको सेलुलोज के बारे में अगर पता होता तो, ठीक है, क्योंकि हमारा सेल वॉल से रिलेटेड है, तो आप यहाँ पे थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते थे। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो है हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन। और मैंने साथ ही साथ आपको चारों टाइप ऑफ पॉलीमर भी समझा दिए, ये आपको बस यहाँ पे याद रख लेना है। आज मतलब हाल फिलहाल में ऐसे पॉलीमर से रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादा पूछे नहीं गए हैं, ठीक है, पर यहाँ पे तब भी क्योंकि ये पीवाईक्यू है तो हो सकता है कि आने वाले क्वेश्चंस मतलब आने वाले एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सके, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये भी चीज नोट डाउन करके चलनी है कि यहाँ पे इनका मतलब क्या है। तो हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पे 2018 में पूछा गया है। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडेंसेशन पॉलीमर। अब देखो यहाँ पे हमारा कीवर्ड है नॉट, ठीक है, नॉट पे फोकस करना है हमसे। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। तो अभी जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कंडेंसेशन पॉलीमर बेसिकली आपके क्या होते हैं, आपके ऐसे टाइप के पॉलीमर्स होते हैं जो आपके कंडेंसेशन रिएक्शन से फॉर्म हो रही है, मतलब यहाँ पे रिपीटेड कंडेंसेशन वहाँ पे फॉर्म हो रहा है आपके यहाँ पे जो मोनोमर्स है उनके बीच में, तब जाके आपके यहाँ पे ये कंडेंसेशन पॉलीमर फॉर्म होते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको किसी किसी को डाउट हो सकता है पॉलीमर क्या होता है, जो कि हम पिछले भी वीडियो में कवर कर चुके हैं, पर यहाँ पे मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। तो पॉलीमर्स का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इसका मतलब होता है मैनी पार्ट्स, ठीक है। तो पॉलीमर मतलब यहाँ पे क्या हो गया, मैनी पार्ट्स, ठीक है। तभी हम यहाँ पे बोल रहे हैं मोनोमर। मोनोमर मतलब यहाँ पे एक छोटा आपका यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट है, और फिर उसको यहाँ पे सबको एक एक साथ कलेक्ट करके हमने यहाँ पे एक मेन अपना यहाँ पे पार्ट क्रिएट किया जिसको हम यहाँ पे पॉलीमर बोल रहे हैं, ठीक है। तो पॉलीमर मतलब होता है यहाँ पे मैनी पार्ट्स, और ये बेसिकली आपका एक तरीके का केमिकल कंपाउंड होता है, ठीक है। ये क्या होता है आपका एक, ये एक केमिकल कंपाउंड होता है, ठीक है। इतनी सी चीज हमें यहाँ पे याद रखनी है। अब देखो जब हम यहाँ पे बात करते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर की, तो यहाँ पे कंडेंसेशन पॉलीमर अभी मैंने जैसे बताया कि आपका यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन की वजह से जो फॉर्म होते हैं वो आपके होते हैं यहाँ पे कंडेंसेशन पॉलीमर्स। अब इसके जो एग्जाम्पल्स है, ठीक है, एग्जाम्पल आपका हो जाएगा यहाँ पे जैसे नाइलॉन आपका इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर डीएनए आपका इसी का एग्जाम्पल है, बेकेलाइट आपका इसी का ही एग्जाम्पल है। तो जो आपका ये सी ऑप्शन है ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि हमसे यहाँ पे नॉट पूछा है। तो बेसिकली जो आपका पॉलीथीन होता है, पॉलीथीन आपका एक तरीके का एडिशन पॉलीमर है, ठीक है, एडिशन पॉलीमर है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एडिशन पॉलीमर की, ठीक है, तो ये आपके ऐसे टाइप के पॉलीमर्स होते हैं जो आपके फॉर्म होते हैं सिंपल लिंकिंग की वजह से, ठीक है। ये आपके ऐसे टाइप के पॉलीमर है जो आपके फॉर्म होते हैं यहाँ पे सिंपल लिंकिंग की वजह से, ठीक है, सिंपल लिंकिंग। लिंकिंग मतलब हो गया एक दूसरे से अटैच हो रहे एक तरीके से, सिंपल लिंकिंग ऑफ मोनोमर्स, ठीक है। जहाँ पे मोनोमर्स जो होते हैं यहाँ पे सिंपल तरीके से यहाँ पे एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। तो उस केस में हमें यहाँ पे ये चीज देखने को मिलती है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे इस टाइप के पॉलीमर हम यहाँ बोलते हैं यहाँ पे एडिशन पॉलीमर बोलते हैं, और इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो यहाँ पे अपना टेफ्लॉन इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर इसके अलावा हमने यहाँ पे पिछले में भी पढ़ा, यहाँ पे पिछले में हमने पढ़ा था ना ये वाला, एक सेकेंड दो यहाँ पे वापस से लिख दूं मैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा था पॉलीविनाइल, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड हमने यहाँ पे पिछले में ही पढ़ा है, यहाँ पे पीवीसी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो ये भी हमारा यहाँ पे एक टाइप का पॉल ये हमारा एडिशन पॉलीमर होता है, ठीक है। तो ये भी हमें यहाँ पे समझ के चलना है, ठीक।
तो अगर हम यहाँ पे देखते भी हैं, तो यहाँ पे आप देख पाओगे बी आपका जैसे लीनियर आपको दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें यही चीज समझनी है यहाँ पे कि आपके जो टाइप्स हैं बेसिकली वो आपके अलग अलग टाइप्स है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आपको जो बाकी और ऑप्शन में भी दे रखे हैं, तो कंडेंसेशन एक अलग है, एक आपका अपर डिवीजन आप बोल सकते हो, उसके साथ आपका एक एडिशन पॉलीमर के साथ आप डिवाइड करते हो। यहाँ पे कंडेंसेशन और एडिशन पॉलीमर आपके एक साथ आते हैं, फिर उसके नीचे अलग टाइप के आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे याद रख लेना। तो आपका यहाँ पे नाइलॉन, डीएनए, बेकेलाइट, आपका ये सब क्या होता है यहाँ पे कंडेंसेशन पॉलीमर होते हैं। और कौन सा नहीं होता है? पॉलीथीन नहीं होता है, टेफ्लॉन नहीं होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड नहीं होता है। और इसके अलावा भी और भी एग्जाम्पल है, पर हमें यहाँ पे यही समझने हैं। तो हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2018 में यहाँ पे पूछा गया। यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज करेक्ट। अब देखो ये आपका बायोलॉजी में भी आप इसको यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा CA+ZN+ ये सब भी है, तो आप इसको यहाँ पे केमिस्ट्री के साथ भी यहाँ पे लिंक कर सकते हो। अब देखो जब भी हम यहाँ पे बात करेंगे मसल की, तो जब आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन करते हो, कॉन्ट्रैक्शन मतलब हो गया जब आप उसको एकदम टाइट करते हो मसल को अपनी, ठीक है, या फिर उसको छोटा करते हो एक तरीके से, ठीक है। तो वहां पे क्या हो रहा है बेसिकली यहाँ पे कि सबसे पहले तो यहाँ पे स्टार्ट होता है सिग्नल के साथ, मतलब यहाँ पे सबसे पहले आपका सिग्नल जाता है जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर। तो बेसिकली यहाँ पे ये है क्या, जब आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करते हो, ठीक है, अपने यहाँ पे मसल को, तब यहाँ पे होता क्या है, सबसे पहली चीज जो यहाँ पे होती है कि यहाँ पे जो न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे आगे की तरफ जाता है, ये एक तरीके का आपका एक सिग्नल होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली कि जो आपकी यहाँ पे लोकल मेम्ब्रेन होगी उस फाइबर की, वो यहाँ पे डीपोलराइज हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे याद रखना कि जो आपकी लोकल मेम्ब्रेन होती है यहाँ पे फाइबर की, वो आपकी क्या हो जाती है, यहाँ पे डीपोलराइज हो जाती है, क्योंकि जो आपका Na+ आयन होता है वो आपका यहाँ पे एंटर कर जाता है। तो यहाँ पे ये भी मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे याद रखना, जो आपकी यहाँ पे लोकल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, फाइबर की, लोकल मेम्ब्रेन ऑफ फाइबर, ये आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे डीपोलराइज हो जाएगी, ठीक है, पोलराइज हो जाएगी। क्यों डीपोलराइज हो जाएगी? क्योंकि आपका Na+ जो होगा यहाँ पे, ठीक है, Na+ आयंस जो होंगे यहाँ पे, वो आपके यहाँ पे हो जाएंगे एंटर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है यहाँ पे, कि सबसे पहले क्या हुआ, सिग्नल गया, जिसको हम लोग यहाँ पे न्यूरो बोलते हैं, यहाँ पे सिग्नल गया वो। उसके बाद हमारे यहाँ पे लोकल मेम्ब्रेन ऑफ फाइबर जो है यहाँ पे वो डीपोलराइज हो गई, क्योंकि हमारे Na+ आयंस यहाँ पे एंटर कर गए। अब जैसे यहाँ पे वो एंटर करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा बेसिकली यहाँ पे कि वो एक तरीके से यहाँ पे ट्रिगर करते हैं एक पर्टिकुलर एक्शन को, जो कि आपका यहाँ पे पूरे मेम्ब्रेन में फैल जाता है, ठीक है। पूरे मेम्ब्रेन में क्या होता है, यहाँ पे वो पर्टिकुलर एक एक्शन जो है यहाँ पे आपका फैल जाता है, जिसकी वजह से आपके यहाँ पे Ca++, ठीक है, जिसकी वजह से आपके Ca++ आयंस आपके यहाँ पे क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, ठीक है। कहाँ से रिलीज होंगे? ये आपके रिलीज होते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है, SR से। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्लियरली देखने को मिलेगा यहाँ पे, तो जो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जब आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन करोगे, मतलब टाइट करोगे अपने मसल को, तब उस टाइम पे क्या होगा, आपका यहाँ पे सिग्नल जाएगा, वहां पे जो लोकल मेम्ब्रेन ऑफ फाइबर होगी वो डीपोलराइज हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम पे जो आपके Na+ आयन है वो आपके यहाँ पे एंटर कर जाएंगे। जैसे ही आपके Na+ आयन एंटर करते हैं, तो वो यहाँ पे एक पर्टिकुलर अपना यहाँ पे ऑपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, ट्रिगर कर देते हैं पूरे अपने यहाँ पे मेम्ब्रेन में, ठीक है, पूरी जगह पे, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे कि आपका यहाँ पे Ca++ आयन आपके यहाँ पे रिलीज होते हैं आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है। और जैसे ही फिर आप उसको रिलैक्स कर दोगे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट अभी तक आपने क्या टाइट करके रखा था, अब आपने यहाँ पे उसको छोड़ दिया, एकदम रिलैक्स छोड़ दिया मसल को, तो अब क्या होगा, जो आपके Ca++ आयन है वो आपके वापस आ जाएंगे यहाँ पे SR में, ठीक है, आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो अब यहाँ पे वापस आ जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये ऐसे क्वेश्चन है मिसलेनियस में जो थोड़े डीप टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। पर आप यहाँ पे ये भी देखोगे कि ज्यादा क्वेश्चन आपके ऐसे नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आप प्रेजेंट टाइम से अगर आप कंपेयर करो, तो प्रेजेंट टाइम में ठीक ठाक क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा ही मुश्किल या फिर बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक लेवल के आ रहे हैं, जो आप यहाँ पे इजिली सॉल्व कर सकते हो। पर साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि आपको हर एक टॉपिक से, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे केमिस्ट्री कर रहे हैं, अगर केमिस्ट्री से 8 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 2 क्वेश्चन कम से कम ऐसे लेवल के जरूर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आपको थोड़ा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा और डीप में नॉलेज उस चीज की आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये उस तरीके का क्वेश्चन था जहाँ पे डीप नॉलेज आपको यहाँ पे होनी चाहिए, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, मसल के अकॉर्डिंग, टिश्यूज वगैरह के अकॉर्डिंग भी, और साथ ही साथ यहाँ पे केमिस्ट्री में अगर हम आयंस वगैरह की बात करते हैं उस केस में भी, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है 2019 में पूछा गया है। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर वाटर स्विफ्ट सॉफ्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप यहाँ पे वाटर सॉफ्टनिंग की बात करोगे तो अब आप यहाँ पे क्या यूज करोगे इनमें से। तो देखो सबसे पहली चीज यहाँ पे बात हो रही है परमानेंट हार्डनेस की। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पिछले ही वीडियो में डिस्कस कर रखा है, अगर आपको यहाँ पे याद हो मैं आपको यहाँ पे दिखा भी सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे हमने यहाँ पे 2020 का क्वेश्चन किया था, तो आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे ये 2019 में आया इसी टॉपिक से रिलेटेड, फिर आपको 2020 में भी क्वेश्चन देखने को मिल गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया था कि जो हमारे यहाँ पे परमानेंट हार्डनेस होती है, ठीक है, तो जो हमारी यहाँ पे परमानेंट हार्डनेस होती है ये हमें यहाँ पे क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट्स। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट इन हाई कंसेंट्रेशन। हाई कंसेंट्रेशन में हमें यहाँ पे ये चीजें देखने को मिलती हैं पानी में। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं तो इसी में जैसे सॉल्ट के केस में बात करें यहाँ पे तो बाइकार्बोनेट के केस में आपको देखने को मिलता है, क्लोराइड्स आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम कैल्शियम के, सल्फेट्स आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, और एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखोगे हार्ड वाटर का केस तो आपका हो सकता है जैसे ग्राउंड वाटर आपका एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखते हैं तो एक हो सकता है आपका यहाँ पे ग्राउंड वाटर। ठीक, ग्राउंड वाटर के अलावा फिर दूसरा आपका यहाँ पे क्या हो सकता है, एक आप यहाँ पे ले सकते हो जो आपका पानी लेक्स में होता है। ठीक है, लेक्स वगैरह का आप यहाँ पे पानी ले सकते हो, रिवर का पानी ले सकते हो। ठीक है, तो ये सब आपके यहाँ पे एग्जाम्पल हो सकते हैं हार्ड वाटर के, क्योंकि यहाँ पे जो आपका हार्ड वाटर होता है उसका एज सच कोई इल इफेक्ट आपके ऊपर नहीं होता है, मतलब आपसे आपको कोई एज सच यहाँ पे बीमारी नहीं होगी इस चीज से। ठीक है, उसके दूसरे प्रॉब्लम्स होते हैं, पर ह्यूमन हेल्थ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कोई भी हमें यहाँ पे इल इफेक्ट हमें यहाँ पे इस पर्टिकुलर परमानेंट हार्डनेस की वजह से हमें यहाँ हार्ड वाटर का कोई हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जैसे पिछले वीडियो में डिस्कस किया था आपके यहाँ पे कुछ आपके यहाँ पे आप एक तरीके से बोल सकते हो मेथड्स होते हैं जिसकी मदद से हम यहाँ पे वाटर को सॉफ्ट करते हैं। ठीक है, पहला आपका यहाँ पे कौन सा होता है, पहला आपका होता है यहाँ पे आयन एक्सचेंज। ठीक है, आयन एक्सचेंज मेथड आपका क्या होता है बेसिकली, तो आयन एक्सचेंज मेथड आप सबसे ज्यादा यूज करोगे। ठीक है, ये भी याद रखना कि सबसे ज्यादा यूज जो मेथड होता है सॉफ्ट करने के लिए वो आपका आयन एक्सचेंज मेथड ही होता है। और यहाँ पे क्या होता है बेसिकली कि जैसे हमने बात करी ना यहाँ पे सी ए और एम जी होता है, तो जो हमारे पास यहाँ पे Ca2+ और Mg2+ प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे पानी में, वो आपके यहाँ पे जो आयंस होते हैं वो यहाँ पे एक्सचेंज हो जाते हैं किसके साथ, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, वो आपके यहाँ पे एक्सचेंज हो जाते हैं। किसके साथ एक्सचेंज हो जाते हैं, एक आपका होता है यहाँ पे H+ आयन और दूसरा आपके पास होता है यहाँ पे Na+ आयन। ठीक है, तो H+ और Na+ आयंस के साथ आपके यहाँ पे Ca2+ और Mg2+ आपके जो आयंस होते हैं वो यहाँ पे एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो यही आपका होता है यहाँ पे आयन एक्सचेंज मेथड। फिर दूसरा हमने यहाँ पे कल क्या डिस्कस किया था, दूसरा हमारे पास होता है यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, है ना, सोडियम कार्बोनेट जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं वॉशिंग सोडा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कल ही डिस्कस किया है सोडियम कार्बोनेट। अगर आप देखोगे यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट और वॉशिंग सोडा जिसको हम लोग यहाँ पे जनरली बोलते हैं, तो ये भी हम यहाँ पे यूज करते हैं जनरली पानी को सॉफ्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये दूसरा मेथड भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे जो आपको ये सब आपको दे रखे हैं, तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर है वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर है। अब यहाँ पे Na6P6O18 को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वो है हमारे यहाँ पे हेक्सामेटा फॉस्फेट। ठीक है, हेक्सामेटा फॉस्फेट हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जिस ये एक तरीके से आप इसका केमिकल फॉर्मूला यहाँ पे याद रख लो, और इसी को हम लोग यहाँ पे एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे केलगॉन। ठीक है, तो ये भी नाम आपको यहाँ पे याद रखना है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे यही तीन चीजें हैं जिसकी मदद से आप सॉफ्ट कर सकते हो, तो और भी आपके हैं, जैसे डिस्टिलेशन की हेल्प से आप कर सकते हो। ठीक है, सॉफ्ट कर सकते हो आप डिस्टिलेशन मेथड आप यहाँ पे यूज करके, तो वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आपको जो और ऑप्शन दे रखे हैं उनके बारे में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले डी के बारे में बात करते हैं यहाँ पे, तो ये भी आपका यहाँ पे यूज होता है एडजस्ट करने के लिए पीएच को ही। ठीक है, पीएच एडजस्टमेंट में आपका यहाँ पे आप इसको यूज करते हो, और इसका यहाँ पे नाम क्या होता है, तो इसका नाम है यहाँ पे डाइसोडियम डाइसोडियम फॉस्फेट। ठीक है, तो इसका ही केमिकल फॉर्मूला है जो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है Na2HPO4, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो नेक्स्ट अपने पास आ जाता है Na3PO4 जो अपना यहाँ पे बी ऑप्शन है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ये आपका यूज होता है क्लीनिंग एजेंट के तौर पे। ठीक है, तो क्लीनिंग एजेंट के तौर पे आप यहाँ पे यूज करते हो इसको, और नाम से भी आप यहाँ पे अगर देखने जाओ तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाता है, तो इसका नाम है यहाँ पे ट्राइसोडियम फॉस्फेट। ठीक है,
PO4 मतलब फॉस्फेट, ठीक है, डायरेक्ट आपको इस तरीके से याद रख लेना है। ठीक है, Na3 था तो यहाँ पे ट्राइसोडियम हो गया। ठीक है, तो ट्राइसोडियम फॉस्फेट यहाँ पे इसका नाम होगा। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पे ये क्या आपका क्लीनिंग एजेंट की तरह यहाँ पे ये काम करता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना। लुब्रिकेंट भी एक तरीके से काम करता है यहाँ पे ये। फिर नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे आ जाता है मैग्नीशियम का, आपको यहाँ पे जो दे रखा है, तो इसका नाम नाम है यहाँ पे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो ये सब नाम भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी यहाँ पे ये केमिकल फॉर्मूले की जगह पे केमिकल नेम आपको दे दिया जाएगा, तब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो। मान लो ये सेम क्वेश्चन आपका वापस आ गया और आपको इस बार नाम दे दिया यहाँ पे इन फॉर्मुलेस की जगह, और आपको बस यहाँ पे ये पता था कि इसका आंसर Na6P6O18 है, पर हमें नाम ही नहीं पता है। तो वो एक तरीके से हमारे लिए डिसएडवांटेज है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ रखा था और हम यहाँ पे करके नहीं गए अच्छे से, है ना। तो हमें यहाँ पे ये सब चीजें देख के जानी है यहाँ पे, तो इसमें हमें यहाँ पे कोई मिस नहीं करना है हमें कुछ भी। और ये आपका यहाँ पे यूज होता है, ये भी आपका एक तरीके से पीएच लेवल को मेंटेन करने के लिए यूज होता है हमारे बॉडी के अंदर। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसके बारे में बता रहा हूँ कि ये हमारे यहाँ पे पीएच बैलेंस करने के लिए यूज होता है बॉडी के अंदर। ठीक है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है अपना, ऑप्शन नंबर सी। नाउ अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2015 में पूछा गया। ये भी आपका जो क्वेश्चन है, इसको आप यहाँ पे फिजिक्स के साथ लिंक कर सकते हो, आपके जो वेव्स वाले चैप्टर के साथ। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि यहाँ पे जो मूवमेंट होती है, मूवमेंट ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर ऑर्बिट ऑफ एन एटम, ये आपके यहाँ पे क्या चीज प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, कौन सी रे प्रोड्यूस करते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एक्सरे। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे ये लोग प्रोड्यूस करते हैं, जो भी आपके यहाँ पे मूवमेंट होती है आउटर इलेक्ट्रॉन्स की इनर ऑर्बिट्स के अंदर, जो भी आपका यहाँ पे एटम है उसके इनर ऑर्बिट्स के अंदर जो भी आपके आउटर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे होंगे, तो उसकी वजह से आपके यहाँ पे एक्सरे क्रिएट होती है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पे जो आपकी एक्सरे होती है वो आपकी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में से एक है आपकी यहाँ पे ये। इसकी यहाँ पे खोज किसने करी थी, तो यहाँ पे इसकी खोज करी थी यहाँ पे रॉन्गटेन। एक सेकेंड, तो यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ सही से। तो इसका यहाँ पे नाम है, यहाँ पे देखो, ये बेसिकली यहाँ पे जो एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, रॉन्गटेन, तो उन्होंने यहाँ पे इसकी खोज करी थी। और आपको अगर याद हो यहाँ पे, तो इसी की वजह से यहाँ पे उनको पहला जो फिजिक्स में नोबेल प्राइज था, ठीक है, 1901 में, तो वो उनको ही मिला था इस पर्टिकुलर इनके डिस्कवरी की वजह से। ठीक है, और यहाँ पे इसको याद रखना कि इसको हम लोग एक्सरे को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वो है यहाँ पे रॉन्गटेन रेडिएशन। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही खोज करी थी, तो इन्हीं के ही नाम पे भी यहाँ पे आप बोल सकते हो कि बन सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर नेक्स्ट चीज जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। अब देखो, प्रॉपर्टीज अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक्स रेज की, तो आपको यहाँ पे शॉर्टर वेवलेंथ इसकी देखने को मिलती है। ठीक है, शॉर्टर वेवलेंथ आपको इसकी देखने को मिलेगी, सबसे पहली चीज तो यहाँ पे यही हो जाती है। दूसरी चीज अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, आप यहाँ पे देखते होगे कि जब भी आप यहाँ पे एक्सरेज कराने जाते हो, ठीक है, जब मतलब इसके नाम में ही आप यहाँ पे देखो, जब भी आपको यहाँ पे जानना है कि आपकी, जैसे मान लो कोई आपकी हड्डी टूट जाती है या कुछ हो जाता है, किसी की भी हड्डी टूट जाती है, तो आप यहाँ पे एक्सरेज कराने जाते हो, है ना, ताकि आपको एक क्लियरिटी मिले कि कौन से पार्ट की यहाँ पे जो आपकी जो बोन है वो यहाँ पे फ्रैक्चर है। ठीक है, तो वो आपको बेसिकली यहाँ पे जो एक डिफेक्ट निकालने का काम है, वो भी आपका यहाँ पे कौन सी है यहाँ पे हेल्प करती है वेव, वो है आपकी यहाँ पे एक्सरे। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे इस तरीके से याद रख लेना है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे ये कैपेबल होती है यहाँ पे ट्रेवल करने के लिए वैक्यूम के अंदर। तो ये चीज आपकी यहाँ पे वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। ठीक, फिर दूसरी चीज जो लास्ट और इम्पॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, कि ये आपकी स्ट्रेट लाइन में फॉलो होती है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में आपकी यहाँ पे चलती है, ट्रेवल करती है। और इसी के साथ दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, कि यहाँ पे ये कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी नहीं करती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज इसके अंदर नहीं होता है, क्रॉस मतलब यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, तो ये याद रख लेना ये सब। तो यही सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जो आपको यहाँ पे समझना था। बाकी जो आपका एक्सरे वगैरह है यहाँ पे, अगर आपको याद हो, तो रदरफोर्ड ने यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, उसमें यहाँ पे एक्सरे आपका यहाँ पे यूज हुआ था। अभी हम यहाँ पे एटम वाले अपने क्वेश्चन जब करेंगे, तब अगर वहाँ पे कोई क्वेश्चन होगा, तो वहाँ पे हम और भी अच्छे से डिस्कस कर लेंगे इस चीज को। ठीक है, फिर बाकी आपका यहाँ पे जो गामा रेज हो गया, ये आपके एक तरीके से आप इसको समझ सकते हो, यहाँ पे एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स आपके होते हैं, जो आपके यहाँ पे एक तरीके से रिलीज होते हैं यहाँ पे इनसाइड न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बस यहाँ पे देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका एक्सरे के अकॉर्डिंग और आपके यहाँ पे एल्फा रे के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एल्फा पार्टिकल, एल्फा रे भी मैं नहीं बोलूंगा ज्यादा इंपॉर्टेंट, पर एल्फा पार्टिकल्स आप ऐसे समझ सकते हो यहाँ पे। और एल्फा रे इसलिए क्योंकि आपका यहाँ पे जो रदरफोर्ड है यहाँ पे, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एल्फा पार्टिकल्स आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज सच।
और साथ ही साथ एक्स-रेज़। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर है वो है यहाँ पे एक्स-रे। बाकी सब हम यहाँ पे गामा रे वगैरह तो हम यहाँ पे अभी डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। आपकी ये भी एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होती है। तो ये सब हम अच्छे से हम लोग अभी पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस करते हुए आए थे, ठीक है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? डी ऑप्शन। नाउ अगले टॉपिक पे चलते हैं जो कि हमारे यहाँ पे है एटम एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है? अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये सब। अब यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है 2020 में यहाँ पे क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है एन इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन हैव सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इट इम्प्लाइज दैट दे हैव द सेम। अगर यहाँ पे आपसे बेसिकली बोला जा रहा है जो आपके पास इलेक्ट्रॉन और फोटोन है, अगर उनकी यहाँ पे सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है तो उनकी और क्या चीज आपकी सिमिलर होती है, क्या चीज और यहाँ पे आपकी सेम होती है। तो देखो सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, जो आपकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, ठीक है? वेवलेंथ हमें पता है यहाँ पे लैम्डा से हम डिनोट करते हैं। तो इसका यहाँ पे बेसिकली फॉर्मूला इसको आप बोल सकते हो एच अपॉन पी होता है, जहाँ पे आपका जो एच है ये आपका होता है यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है? ये क्या होता है आपका यहाँ पे? ये होता है आपका यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट। और पी क्या होता है? पी हमने यहाँ पे फिजिक्स के टाइम में भी डिस्कस किया है, मोमेंटम को हम लोग यहाँ पे पी से डिनोट करते हैं, तो पी आपका यहाँ पे हो गया मोमेंटम, ठीक है? और लैम्डा आपका हो गया वेवलेंथ, ये तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे आप इसको फिजिक्स से भी जोड़ सकते हो वैसे तो क्वेश्चन को, ठीक है? तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक? अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको क्लियरली एक चीज देखने को मिलेगी, अगर आपका यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉन और फोटोन है अगर उसकी सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है, ठीक है? तो यहाँ पे जो आपका लीनियर मोमेंटम है वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे सेम हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया कि यहाँ पे अगर आपकी जो वेवलेंथ है, ठीक है? वेवलेंथ अगर सिमिलर आती है तो आपकी यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे जो लीनियर मोमेंटम है, ठीक है? जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, तो वो भी हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है? सिमिलर हो जाता है, ठीक? तो इस तरीके से भी हमें यहाँ पे समझ के चलना है। अब यहाँ पे देखो लीनियर मोमेंटम की जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो हमें यहाँ पे एसआई यूनिट इसकी पता है यहाँ पे क्या होते हैं? केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है? इसी की अगर मान लो डायमेंशन आपसे पूछ लेता है, डायमेंशन क्या होता है यहाँ पे? M1 L1 टी की पावर -1, ठीक है? -1 क्यों आया? क्योंकि अपॉन में है सेकंड, ठीक है? बस एसआई यूनिट की मदद से ही आप यहाँ पे डायमेंशन लिख सकते हो, ठीक है? तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। तो मास, लेंथ और टाइम, ठीक है? इस तरीके से हम यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे डायमेंशन वगैरह हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है? फिर हमें यहाँ पे जैसे पता है कि ये आपकी यहाँ पे क्या होता है? ये आपका एक तरीके का वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है? तो ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे समझ के जाना है कि यहाँ पे जब ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई इसका मतलब क्या हो गया कि इसके पास डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी और क्या होगा यहाँ पे? मैग्नीट्यूड भी होगा इसके पास, ठीक है? ये तो हमें यहाँ पे पता ही है, वेक्टर क्वांटिटी में ये चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक? फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है एनर्जी। तो देखो एनर्जी की जब हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर आपने यहाँ पे एनसीईआरटी सीरीज फॉलो किए तो अभी मैंने एक दो दिन पहले ही यहाँ पे आपको वर्क एंड एनर्जी का जो हमारा चैप्टर है 9 क्लास का उसकी मैंने यहाँ पे कंप्लीट डिस्कस किया था, हमने यहाँ पे कंप्लीट थ्योरी डिस्कस करी है। तो वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो एनर्जी की एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट क्या होती है यहाँ पे? वो होती है जूल, ठीक है? तो वर्क की भी जूल होती है, एनर्जी की भी जूल होती है, ठीक? इसका अगर हम यहाँ पे बात करते हैं डायमेंशन की, तो इसकी डायमेंशन होती है M1 L2 और T-2, ठीक है? अब यहाँ पे ये क्यों होती है? क्योंकि हम जूल को लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर में, ठीक है? तो कहीं कहीं आपको जूल भी दे सकता है ऑप्शन में, कहीं कहीं आपको ये वाली यूनिट भी दे सकता है, तो हमें यहाँ पे ये भी यूनिट लेके चलनी है। इस यूनिट से आप यहाँ पे ये वाली डायमेंशन निकाल सकते हो, ठीक है? तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला पॉइंट क्या याद रखना है कि यहाँ पे जो आपकी एनर्जी होती है ये आपकी स्केलर होती है, ठीक है? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है। स्केलर क्वांटिटी हो गई, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि इसके पास अपनी यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी, ठीक है? ये याद रखना है, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा पर कोई डायरेक्शन नहीं होगी, ठीक? फिर बाकी आपका यहाँ पे स्पीड है, स्पीड यहाँ पे अगर हम बात करते हैं वही आपका हो जाता है कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिर हमारे पास अगर हम फॉर्मूले के रिस्पेक्ट में बात करें तो फॉर्मूले में आपका क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकंड बन जाएगा, ठीक है? यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, यहाँ पे आपकी एसआई यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड, डायमेंशन हो जाएगा M0 L1 T-1। अब देखो M0 मैंने लिखा है, इसको आप लिखना चाहो नहीं लिखना चाहो आपकी मर्जी है, कहीं कहीं आपको ऑप्शन में इस तरीके से भी दे सकता है। जीरो मतलब हो गया कि वो नहीं है अवेलेबल, ठीक है? तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, तो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है? जीरो मतलब यहाँ पे कि प्रेजेंट नहीं है वहां पे कोई भी मास का, कोई भी यहाँ पे जैसे केजी वगैरह ये सब प्रेजेंट नहीं है, ठीक है? फिर एंगुलर अगर मोमेंटम की बात करते हैं तो ये आपकी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट का यहाँ पे एक सिनेरियो होता है, ये भी आपका एक तरीके का मोमेंटम है, ठीक है? तो ये भी आपको इस तरीके से याद रख लेना, ज्यादा इसमें कुछ आपको समझने की जरूरत नहीं है।
तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर है वो अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जब भी आपकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम होती है तब आपका यहाँ पे लीनियर मोमेंटम आपका यहाँ पे सेम होता है, और वो आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से आप यहाँ पे देख पाओगे। ठीक है, ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पे दे रखा है, 2018 में पूछा हुआ है। तो यहाँ पे आपसे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है द नंबर ऑफ एंगुलर एंड रेडियल नोड्स ऑफ 4D ऑर्बिटल इज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बेसिकली बोला जा रहा है 4D ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे कुछ चीजें जो है आपको जो पता होना चाहिए, जैसे आपको यहाँ पे जो डेफिनेशन जो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखी है, पहला है आपका यहाँ पे कि एंगुलर नोड्स क्या होते हैं और रेडियल नोड्स क्या होते हैं। तो देखो रेडियल नोड्स की जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो रेडियल नोड्स आपकी होती हैं यहाँ पे स्पेरिकल सर्फेसेस होते हैं यहाँ पे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो यहाँ पे क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो आपका रेडियल नोड्स होते हैं वो आपके स्पेरिकल सरफेस रीजन्स होते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो आपकी यहाँ पे जीरो होती है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो आपके यहाँ पे रेडियल नोड्स होते हैं तो ये आपके यहाँ पे डिपेंड करते हैं वैल्यूज के ऊपर। कौन सी वैल्यू के कौन सी वैल्यू के ऊपर, पहली आपकी होती है यहाँ पे क्वांटम नंबर। ठीक है, ये आपके डिपेंड करते हैं क्वांटम नंबर के ऊपर। दूसरा आपका होता है यहाँ पे एजीमुथल, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, ये टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये यूज होगी यहाँ पे। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर और क्वांटम नंबर के ऊपर यहाँ पे ये जो आपके रेडियल नोड्स होते हैं यहाँ पे ये डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एंगुलर नोड्स की, तो एंगुलर नोड्स आपकी ऐसे प्लेन्स होते हैं यहाँ पे बेसिकली जो आपके न्यूक्लियस से पास होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप समझ लेना कि एंगुलर प्लेन्स आपके क्या होते हैं, ऐसे प्लेन्स होते हैं जो आपके पास होते हैं न्यूक्लियस के थ्रू। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपके एंगुलर प्लेन्स होते हैं, मतलब जो आपके एंगुलर नोड्स हैं बेसिकली यहाँ पे, तो ये आपके इक्वल होते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर के। ठीक है, और एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम बेसिकली यहाँ पे कैपिटल आई से आप बोल सकते हो, इसको हम डिनोट करते हैं, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे ये लिख लेना ये आपके इक्वल होते हैं। ठीक है, इक्वल टू कैपिटल आई। अब कैपिटल आई मतलब यहाँ पे समझ जाना है एजीमुथल क्वांटम नंबर की हम यहाँ पे बेसिकली बात कर रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट जो आपको यहाँ पे समझना है वो यहाँ पे ये है, अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है रेडियल नोड्स के बारे में, है ना, तो रेडियल नोड्स के लिए आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो रेडियल नोड्स का आपका यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, एन माइनस कैपिटल आई माइनस वन। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पे फॉर्मूला होता है, एन माइनस कैपिटल आई माइनस वन। ठीक, फिर उसी तरीके से टोटल अगर आपसे बोला जाता है कि टोटल नोट्स आपको यहाँ पे बताने, तो टोटल नोट्स का फॉर्मूला होता है एन माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको यहाँ पे समझने हैं और ये आपके लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस बेसिकली यहाँ पे जो दे रखा है, क्वेश्चन जो दे रखा है, तो यहाँ पे जो ये एन है ये आपका होगा यहाँ पे फोर। ठीक है, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डी ऑर्बिटल के केस में, तो देखो डी ऑर्बिट के केस में ना जो आपका एजीमुथल नंबर होता है ये आपका होता है यहाँ पे टू। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो एजीमुथल नंबर जिसके नाम से जैसे पता चल रहा है ये आपका बेसिकली आपका एक तरीके का क्वांटम नंबर ही होता है, जहाँ पे ये बेसिकली आपका क्वांटम नंबर है एटॉमिक ऑर्बिट के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ लेना। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली ये अपनी खुद की अपना एंगुलर मोमेंटम वगैरह और शेप वगैरह यहाँ पे ये खुद अपने आप डिस्क्राइब कर सकता है यहाँ पे इस क्वांटम नंबर के थ्रू। ठीक है, तो उसी केस में जो आपका डी ऑर्बिट होता है यहाँ पे उसका होता है हमारे पास यहाँ पे एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है इसका यहाँ पे टू। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से इसको सॉल्व करें, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपका एजीमुथल नंबर होता है वो आपका इक्वल होता है एंगुलर नोड से। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको यहाँ पे समझाई है। तो आपको यहाँ पे बेसिकली यही चीज पूछी जा रही है कि कितने एंगुलर नोड्स हैं और कितने रेडियल नोड्स आपके यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे एक तो हमें पता चल गया कि टू होना ही है। ठीक है, एंगुलर मतलब यहाँ पे टू हमारे पास होगा क्योंकि वो इक्वल होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर के। तो ऑब्वियस ही बात है हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें देखो किस रिस्पॉन्स में हमें दे रखा है, पहले एंगुलर पूछा है फिर दूसरा रेडियल पूछा है, तो पहले टू आना चाहिए ना कि वन आना चाहिए। ठीक है, तो ये सब आपके यहाँ पे डायरेक्ट गलत हो जाएंगे। इस तरीके से आप एलिमिनेट भी कर सकते थे, बस आपको ये अगर ये चीज पता होती तो। और हमेशा याद रखना कि जो चीज पहले पूछी गई है वो चीज का आंसर पहले लिखा हुआ होता है। ठीक है, अब दूसरा अगर हम यहाँ पे चलते हैं रेडियल नोट्स पे, तो अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट आप यहाँ पे पुट कर दो यहाँ पे वैल्यूज रेडियल नोट्स पे। तो एन मैंने बताया था यहाँ पे फोर हो जाएगा क्योंकि 4D की बात हो रही है। फिर आई आपका है यहाँ पे अभी हमने निकाला है, यहाँ पे आई किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, एजीमुथल क्वांटम नंबर को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है हमारे पास यहाँ पे टू। डी के ऑर्बिटल के केस की अगर बात करते हैं उसमें से आप वन माइनस कर दो तो ऑब्वियस ही बात है आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे वन बचेगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे रेडियल नोट्स।
तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ही हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2020 में पूछा हुआ है। यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एटम। अब देखो ये डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड है, या फिर आप इसको बोल दो डायरेक्ट आपका स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर है, ये अपना यहाँ पे होने वाला है 35.5 U। अब यही सेम चीज आप यहाँ पे देख पाओगे अगर आपने यहाँ पे हमारी एनसीईआरटी सीरीज फॉलो करी है साइंस वाली। तो मैंने आपको यहाँ पे ये हमारा थर्ड चैप्टर है क्लास 9 का, वहाँ पे मैंने आपको समझाया था। ये आप टेबल देख पाओगे। तो यहाँ पे आपको सारे एटॉमिक मास दे रखे जो जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं वो। साथ ही साथ आपका यहाँ पे जो हीलियम है ये भी इंपॉर्टेंट था, तो मैंने आपको यहाँ पे अलग से वो भी लिखवाया था। तो देखो यहाँ पे जो आपका क्लोरीन है उसका 35.5 ही क्यों होता है, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसका मेन रीजन होता है यहाँ पे आपके आइसोटोप्स। ठीक है, तो जो क्लोरीन होता है बेसिकली आपका दो तरीके के आइसोटोप्स में आपको देखने को मिलता है, जिसमें एक आइसोटोप में उसका मास होता है 35 और दूसरे वाले आइसोटोप में उसका मास होता है 31 और 37। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे ये जो पहला वाला आपका यहाँ पे जो आइसोटोप है ये आपका मिलता है यहाँ पे 3:1 की रेशियो में। ठीक है, यहाँ पे मतलब दोनों का अगर हम यहाँ पे करते हैं तो दोनों आपके यहाँ पे 3:1 की रेशियो में मिलते हैं। 1/3 आपका 3/4 आपको मिलता है ये वाला, और 1/4 आपको मिलता है यहाँ पे ये वाला। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे 35 × 3 + 37 करके और अपॉन में कर दोगे 4, तो 140 अपने यहाँ पे 142 डिवाइडेड बाय 4 अपने पास यहाँ पे आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 35.5 आपका यहाँ पे एटॉमिक मास आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो मेन है यहाँ पे बेसिकली वो इसी की वजह से, अगर आप इसको करना भी चाहो तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे कर लेना सॉल्व। तो यहाँ पे बन जाएगा 142 अपॉन में 4, और ये इसी वजह से आपका ये बनेगा यहाँ पे 35.5 U। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मेन रीजन है वो यहाँ पे इसका मेन रीजन है वो है यहाँ पे आइसोटोप्स का। ठीक, तो यही चीज हमें यहाँ पे समझनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 35.5 U। तो यहाँ पे जो एटॉमिक मास है बेसिकली आप ये समझ सकते हो कि आइसोटोप्स की वजह से भी यहाँ पे चेंज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, या फिर आप बोलो कि आइसोटोप्स के ऊपर यहाँ पे ये डिपेंडेंट है। ठीक है, जो आपका एटॉमिक मास है। तो एवरेज एटॉमिक मास की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर डायग्राम से, इस पर्टिकुलर अपने टेबल से भी आप यहाँ पे इसको मैच कर सकते हो। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपके एटॉमिक मास होते हैं आपको कहीं कहीं न्यूमेरिकल्स दे दिया जाता है, तो वहाँ पे आपको एटॉमिक मास एटलीस्ट जो आपको यहाँ पे टेबल में दे रखे हैं और जो मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे हीलियम लिखा है, इतने का बस आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, यही आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है 2019 में, यहाँ पे पूछ रखा है। यहाँ पे आपको बोला है इफ फॉर्मूला ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एनायन एक्स इज Na2X। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक एनायन दे रखा है, यहाँ पे सोडियम सॉल्ट बेसिकली यहाँ पे दे रखा है। सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एनायन एक्स इज Na2X। ठीक है, यहाँ पे इसका फॉर्मूला दे दिया है यहाँ पे सोडियम सॉल्ट का। फिर आपसे क्या बोल रहा है यहाँ पे कि देन दी फॉर्मूला ऑफ इट्स अमोनियम सॉल्ट वुड बी। ठीक है, अमोनियम सॉल्ट के साथ जब आप यहाँ पे इस एक्स को मिलाओगे, एनायन को करोगे, तब यहाँ पे उस सॉल्ट का क्या फॉर्मूला होगा, फिर आपसे यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। अब देखो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे यूज होता है वैलेंसी का। ठीक है, तो वैलेंसी बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो वैलेंसी आपका क्या होता है, आपके जो एलिमेंट्स है, ठीक है, जो यहाँ पे यूज हो रहे हैं कंबाइन करने के लिए टू फॉर्म कंपाउंड्स। ठीक है, तो वो यहाँ पे किसकी वजह से होते हैं, वो आपके होते हैं वैलेंसी की वजह से। तो वैलेंसी आपका बेसिकली है यहाँ पे जो आपके इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पे रह जाते हैं। ठीक है, मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हो कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, वो आप यहाँ पे यूज करते हो कंपाउंड्स बनाने के लिए। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे ये बेसिकली आपका एक तरीके से आप इसको टर्म दे सकते हो यहाँ पे वैलेंसी का। ठीक है, तो यहाँ पे वैलेंसी क्या हो गया, आउटर मोस्ट जो आपका यहाँ पे लेयर है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे वैलेंसी हो जाता है। और ये आप यहाँ पे यूज करते हो कंपाउंड्स बनाने के लिए। एक दूसरे आप यहाँ पे जैसे आपको सोडियम दे दिया, सोडियम और एक्स दे दिया, ठीक है, कोई भी आपका यहाँ पे एक्स हो सकता है। तो इन दोनों के बीच आप यहाँ पे कंपाउंड बना रहे हो। ठीक है, आप यहाँ पे सॉल्ट बना रहे हो। तो वो यहाँ पे आप कैसे बना पाओगे, अगर आपको दोनों की वैलेंसीज पता होगी तभी आप बना पाओगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दूसरी चीज जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो आपकी सोडियम की वैलेंसी होती है, ठीक है, वैलेंसी ऑफ सोडियम जो होती है वो यहाँ पे क्या होती है, 1 होती है। क्यों 1 होती है, क्योंकि इसका यहाँ पे 11 क्या होता है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर आप करने जाओगे इसको, तो इसको यहाँ पे आप तोड़ो, इसको अलग अलग KLMN आपको यहाँ पे मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है। तो 2, 8 और 1 के यहाँ पे रिस्पेक्ट में यहाँ पे ये निकलेगा। इनर ऑर्बिट में आपके 2 इलेक्ट्रॉन, फिर अगले वाले में 8, फिर लास्ट वाले में आपका सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन दिखेगा। तो जो अब ये लास्ट में जो आपको दिख रहा है ना, यही है बेसिकली आपकी यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन जो आपको दिख रहा है आउटर मोस्ट शेल में, यही है आपकी यहाँ पे वैलेंसी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आउटर मोस्ट शेल के रिगार्डिंग,
तो जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पे कि इसकी वैलेंसी हो गई यहाँ पे 1, ठीक है। फिर वहीं पे अगर हम बात करते हैं फॉर्मूले के रिगार्डिंग, ठीक है, तो फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज करोगे वैलेंसी इनटू नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, वैलेंसी इनटू नंबर ऑफ एटम्स, ये है आपका यहाँ पे Na का। इस तरफ में आ जाएगा यहाँ पे वैलेंसी इनटू नंबर ऑफ एटम्स, और इस तरफ में आपका है यहाँ पे x का, ठीक है, जो आपको यहाँ पे x दे रखा है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पे, तो हमें एक चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है कि जो हमारे यहाँ पे वैलेंसी है, ठीक है, तो देखो वैलेंसी तो हमारी है यहाँ पे Na की 1, पर हमें जो नंबर ऑफ एटम यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, वो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारे पास 2। वहीं पे वैलेंसी हमें यहाँ पे x की जो है हमें यहाँ पे पता नहीं है, ठीक है, यही हमें यहाँ पे निकालनी है, पर नंबर ऑफ एटम हमें पता चल रहा है वो है हमारे पास 1। तब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे वैलेंसी पता चल गई कि x की क्या है हमारे पास, यहाँ पे वो है हमारे पास 2। तो नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या आ जाएगी, अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए एल्यूमिनियम की और x की सबसे पहली चीज जो पता होना चाहिए वो है यहाँ पे वैलेंसी, ठीक है। तो सबसे पहली वैलेंसी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, तो x की हमें पता चल गई वो है 2, एल्यूमिनियम की होती है आपकी यहाँ पे 3, ठीक है। वही सेम लॉजिक आप लगाओगे जैसे मैंने आपको यहाँ पे सोडियम का बताया, उसी तरीके से आप यहाँ पे एल्यूमिनियम का यहाँ पे निकालोगे, ठीक। अब यहाँ पे मैंने बताया यहाँ पे इसकी होती है 3, और यहाँ पे x की हम लोग निकाल के आ रहे हैं वो है हमारी यहाँ पे 2, ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे आ जाएगा कि जो हम लोग इसको कॉमन हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, या तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर देखो सिंपल तरीका यहाँ पे, अगर आपको यहाँ पे वैलेंसी पता है तो आप यहाँ पे क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेसिकली, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब यहाँ पे क्या होगा कि अब यहाँ पे जो फॉर्मूला बना वो आपका यहाँ पे Al2 और X3, ठीक है, ये बेसिकली आपका यहाँ पे सॉल्ट बना, ये आपका क्या बना, एल्यूमिनियम सॉल्ट बना यहाँ पे, और यही आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे बस आपको वैलेंसी निकालनी थी x की, बाकी तो उसके बाद हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना पड़ता है। अगर मान लो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना चाह रहे हो तो क्या करोगे आप, सबसे पहले आप यहाँ पे वैलेंसी लिखो, फिर दोनों को यहाँ पे एक सिमिलर नंबर पे लाओ, मतलब यहाँ पे आप ऐसे समझ लो कि एलसीएम सॉर्ट ऑफ लाओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दोगे, यहाँ पे 6 और 6, ठीक है, यहाँ पे आप 6 लाने के लिए आपने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई। अब वही सेम चीज आप इसको इस तरीके से लिख लो, Al2 और x3, ठीक है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, ठीक। तो इस तरीके से भी लिख सकते हो और इस तरीके से भी लिख सकते हो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर सकते हो, या फिर अगर मान लो आपको नहीं पता चल रहा है तो यहाँ पे आप एलसीएम निकालो, फिर उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे कर लो, ठीक। अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट होगा तो जरूर यहाँ पे मेंशन कर देना, ठीक है। ये सब हम यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने यहाँ पे एनसीईआरटी सीरीज में। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर हो जाएगा Al2 x3, अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, 2020 का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रोड्यूसेस रेड लाइट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू इट, ठीक है, जब इलेक्ट्रिसिटी उसके थ्रू फ्लो करती है तब यहाँ पे वो रेड लाइट छोड़ती है, ऐसी कौन सी गैस है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर है यहाँ पे नियॉन, ठीक है। अब देखो इसके अलावा भी मैं आपको यहाँ पे लिखा दे रहा हूँ कुछ और, तो वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पे ये। तो अगर आपको यहाँ पे हाइड्रोजन दिया हो कहीं पे, ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कौन सी गैस यहाँ पे, मतलब कौन से कलर यहाँ पे देती है, वो होता है यहाँ पे ब्लू और वायलेट, ठीक है, पहली चीज। दूसरा यहाँ पे होती है हीलियम, हीलियम जब भी बात करेंगे तो वो आपकी देती है यहाँ पे पिंक ऑरेंज, ठीक है, पिंक एंड ऑरेंज, इन दोनों के बीच में भी दे सकती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपने पास होता है यहाँ पे आर्गन, आर्गन आपको यहाँ पे देती है वायलेट कलर, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है यहाँ पे क्रिप्टन, तो क्रिप्टन आपको देती है यहाँ पे लेवेंडर कलर, ठीक। फिर नेक्स्ट यहाँ पे अपने पास आ जाती है यहाँ पे जेनॉन, जेनॉन यहाँ पे देती है ब्लू कलर, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपने पास है यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अपने पास यहाँ पे देगा ब्लू और वायलेट कलर, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, जो आपके यहाँ पे गैसेस वगैरह अलग अलग यहाँ पे कलर देती हैं, ये सब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर है वो है यहाँ पे नियॉन, जो यहाँ पे आपको रेड लाइट यहाँ पे देती है जब भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट है। now अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो कि हमारा यहाँ पे होने वाला है एसिड्स एंड सॉल्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछ रखा है 2022 में, यहाँ पे पूछा गया, यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेस, ऐसी कौन सी इनमें से ऐसी ऑक्साइड है जो यहाँ पे दोनों एसिड और बेस, देखिए, दोनों के साथ रिएक्ट करती है। तो यहाँ पे ऐसी टाइप के एसिड्स को, मतलब ऐसी टाइप के ऑक्साइड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसी टाइप के ऑक्साइड्स को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है।
तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि ये आपको यहाँ पे कौन से ऑक्साइड्स को आप यहाँ पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हो। ऐसी ऑक्साइड्स होती है जो यहाँ पे आपकी एसिड के साथ भी रिएक्ट कर जाती है, साथ ही साथ बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, ऐसी ऑक्साइड्स को एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। ठीक है, पहली चीज यहाँ पे ये है। दूसरी चीज, यहाँ पे आपके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करते हैं तो वो आपके होते हैं यहाँ पे Al2O3 अमोनियम ऑक्साइड, और दूसरा आपका होता है यहाँ पे जिंक ऑक्साइड। ठीक है, ZnO, यही आपके यहाँ पे होती है। तो यही दो हैं, तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करोगे, यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी सब नहीं होंगी जो दोनों के साथ रिएक्ट करे, बस एक है आपकी यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दूसरी आपके पास है यहाँ पे जिंक ऑक्साइड। ठीक है, तो यही चीज है यहाँ पे जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब देखो, अगर यहाँ पे रिएक्शन के केस में भी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो रिएक्शन के केस में आप यहाँ पे देखोगे, हम लोग चलो पहले इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो Al2O3 को जब आप यहाँ पे ट्वाइस ऑफ NaOH के साथ रिएक्ट करवाते हो, तब भी यहाँ पे रिएक्ट करेगी, ये बनाएगी आपके यहाँ पे NaAlO2 प्लस H2O। ठीक है, पहला कंडीशन यहाँ पे। ठीक, जब यहाँ पे एक तरीके से जो आपकी एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ठीक है, ये आपकी एक तरीके से एसिडिक ऑक्साइड बन रही है। ठीक है, यहाँ पे उसकी तरह रिएक्ट कर रही है, क्योंकि ये अभी यहाँ पे बेस के साथ रिएक्ट करी है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट वाले की, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि जो आपकी यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, अब यहाँ पे बेसिक ऑक्साइड की तरह रिएक्ट करेगी, तो वो कौन सी कंडीशन होती है, तो वो है आपका यहाँ पे Al2O3 प्लस 6HCl, और ये आपका यहाँ पे बना के देगा ट्वाइस ऑफ AlCl3 प्लस 3H2O। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये जो ऑक्साइड है यहाँ पे ये एक्ट कर रही है एसिड की तरह, एसिडिक की तरह। ठीक है, और यहाँ पे ये एक्ट कर रही है यहाँ पे बेसिक की तरह। पर हमने यहाँ पे क्या बोला है वो ध्यान से सुनना, मैंने बोला यहाँ पे कि दोनों के साथ रिएक्ट कर रही है, एसिड के साथ भी बेसिक के साथ भी। तो ये आपकी है यहाँ पे बेस, ये है बेस, और ये है आपका यहाँ पे एसिड। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। पर आपसे देखो किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि जब आप यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड को किसी बेस के साथ रिएक्ट करवाते हो, तो किस टाइप की यहाँ पे जो आपकी एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो किस तरीके से रिएक्ट करेगी, मतलब किस तरीके से वो यहाँ पे बिहेव करेगी, तो आपका आंसर होगा एसिडिक तरीके से वो बिहेव करेगी। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे बेस के साथ रिएक्ट करवा रहे हो। वही सेम आपका यहाँ पे वाइसा वर्सा हो जाएगा जब आप यहाँ पे एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे। ठीक, अब नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे ZnO, तो ZnO का भी हम लोग लेते थे, तो ZnO प्लस ट्वाइस ऑफ NaOH, ये आपका बना के देगा Na2ZnO2 प्लस H2O। अब यहाँ पे मैंने बताया NaOH क्या आपका यहाँ पे बेस है, तो आपकी जो Zn मतलब यहाँ पे जो जिंक ऑक्साइड है ZnO, ये आपकी एसिडिक ऑक्साइड की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे वही सेम सिनेरियो बनेगा। फिर दूसरा आपका रिएक्शन है ZnO प्लस ट्वाइस ऑफ HCl, ये आपको बना के देगा ZnCl2 प्लस H2O। ठीक है, जहाँ पे अब ये जो है आपकी ये एसिडिक है, तो इसलिए आपका अब ये यहाँ पे जो ZnO है ये एक तरीके से बेसिक की तरह रिएक्ट करेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे बेसिक की तरह बिहेव करेगा। तो ये दोनों रिएक्शन आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। ठीक है, मतलब यहाँ पे दो 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 दोनों की है, तो चारों आपको इस तरीके से याद रख लेना। अगर सब याद नहीं हो रही है, एटलीस्ट आपको ये पता हो एग्जाम्पल के तौर पे कि बेस आप यहाँ पे NaOH ले लो और एसिडिक आप यहाँ पे HCl ले लो। ठीक है, तो आपकी यहाँ पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऐसी होती है जो यहाँ पे एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करती है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड इसके यहाँ पे एग्जाम्पल्स है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 2023 में यहाँ पे पूछा गया, यहाँ पे आपसे बोल रहे हैं एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इज नोन एज ब्राइन, द सॉल्ट इज, कौन से यहाँ पे सॉल्ट को हम लोग यहाँ पे एक्वस सोल्यूशन ऑफ उस पर्टिकुलर सॉल्ट को हम यहाँ पे ब्राइन बोलते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, और ये आपका NDA और CDS, ठीक है, दोनों एग्जाम में पहले भी यहाँ पे आ रखा है। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सोडियम क्लोराइड अपने यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ यहाँ पे ऐसे समझाने का नहीं है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे फॉर्मूले लिख लेना, NaOH जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, दूसरा हमारे पास होता है NaHCO3 जिसको हम लोग यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, फिर तीसरा हमारे पास है Na2CO3 जिसको हम लोग यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे ये तो मैंने बता दिया, पर साथ में आपको और भी जो दूसरे नाम है ये भी आपको यहाँ पे याद रखने हैं। जैसे मैंने बताया आपको NaOH हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, वो हमारा होता है यहाँ पे कॉस्टिक सोडा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पे दे रखा है NaHCO3, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, ये हमारे यहाँ पे बेकिंग सोडा। फिर तीसरा हमारे पास आ जाता है Na2CO3 जिसको हम सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये हमारे यहाँ पे ज्यादातर इसको हम लोग इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और ये हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं कहाँ पे, ये हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में। ठीक है,
तो ये आप यहाँ पे यूज करोगे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में, आप यहाँ पे इसको यूज करते हो, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे ऊपर वाले हैं, ये याद रख लेना, क्योंकि यहाँ पे ये नेम और जो आपका यहाँ पे जो केमिकल नेम है ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट वगैरह, ये आपको यहाँ पे आइडिया इनके बारे में होना चाहिए। तो राइट आंसर अपना तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए। नाउ इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे ये आपको 2021 में पूछा गया है। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है मिल्कमैन adds a small amount of baking soda of milk to milk, this makes the pH of the milk what, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ पे एक मिल्कमैन है, वो यहाँ पे अपने मिल्क में एक बहुत छोटी क्वांटिटी में बेकिंग सोडा यहाँ पे ऐड कर देता है, ठीक है। अभी अभी हमने यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में बेकिंग सोडा देखा था। बेकिंग सोडा क्या है? NaHCO3, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पे हमने ये सब देख रखा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे पहली तो चीज आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे ये चीज क्यों की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये की जाती है प्रिवेंट करने के लिए, एसिडिफिकेशन के लिए, ठीक है। टू प्रिवेंट, यहाँ पे मैं लिख लिख के भी चल रहा हूँ, टू प्रिवेंट, एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे टू प्रिवेंट एसिडिफिकेशन, एसिडिफिकेशन, ठीक है, ऑफ मिल्क। तो इसको यहाँ पे प्रिवेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे बेकिंग सोडा बहुत छोटे क्वांटिटी में हम लोग यहाँ पे डालते हैं अपने यहाँ पे मिल्क में, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज दूसरा यहाँ पे रीजन हो सकता है कि यहाँ पे चलो ठीक है, ये चीज आप एसिडिफिकेशन मतलब इसका मतलब क्या हो, आप यहाँ पे ये भी पूछ सकते हो। तो इसका बेसिक यहाँ पे ये मतलब हो जाता है यहाँ पे कि यहाँ पे जो मिल्कमैन है ना, ये इस पर्टिकुलर दूध को, ठीक है, यहाँ पे इस मिल्क को ज्यादा लंबे समय तक चलाना चाहे अगर, तो वो आप यहाँ पे अचीव कर सकते हो इस पर्टिकुलर चीज से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एसिडिफिकेशन मतलब क्या कि जब भी आपका मिल्क एसिडिफाई हो जाता है तब आपका यहाँ पे वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप उससे इजीली दही वगैरह बना सकते हो, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है, बेसिकली यहाँ पे जब आप एसिडिफिकेशन को प्रिवेंट कर दोगे तब आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, तब आपको यहाँ पे ये पर्टिकुलर मतलब बेकिंग सोडा डाल के आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि आपका यहाँ पे जो दूध है अब यहाँ पे वो कर्ड नहीं बनेगा, वो लॉन्गर टाइम के लिए आपका यहाँ पे चलेगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि जो आपका यहाँ पे फ्रेश मिल्क होता है, ठीक है, फ्रेश मिल्क जो होता है आपका उसका पीएच होता है यहाँ पे 6, ठीक है, उसका पीएच कितना होता है 6। अब जैसे ही आपने बेकिंग सोडा डाला तो अब जो उसका यहाँ पे पीएच होगा ना वो आपका यहाँ पे एल्कलाइन बन जाता है। और एल्कलाइन मतलब अगर हम यहाँ पे बात करें तो अब यहाँ पे एक तरीके से आप इसको ये समझ सकते हो स्लाइटली एल्कलाइन है। स्लाइटली मतलब क्या होता है यहाँ पे वीक एल्कलाइन है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, बहुत ज्यादा पास में ही है। मतलब यहाँ पे जो आपका न्यूट्रल होता है 7 उस रेंज में पास में है, पर आपका यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। ये इस तरीके से आप यहाँ पे याद रख लो। तो स्लाइटली को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं वीकली, ठीक है। तो बी ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी आप बेकिंग सोडा डालोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एसिडिफिकेशन यहाँ पे आपका रुक जा रहा है मिल्क का लॉन्गे लंबे समय तक, लॉन्गर टाइम तक आपका यहाँ पे जो मिल्क है वो यहाँ पे यूज कर सकते हो आप। जल्दी कन्वर्ट नहीं होगा दही में, मतलब इजी तरीका नहीं है, आप वहाँ पे दही नहीं बना पाओगे उस पर्टिकुलर मिल्क से। और यहाँ पे जो आप जब मिल्क में यहाँ पे ये डाल देते हो तब आप यहाँ पे जो आपका पीएच है वो जो स्लाइटली 6 होता है पहले, अब वो यहाँ पे एल्कलाइन की तरफ यहाँ पे आपका शिफ्ट कर जाता है, ठीक है। जो पहले यहाँ पे थोड़ा आप बोल सकते हो एसिडिक की तरफ था, यहाँ पे वो भी एसिडिक भी यहाँ पे नहीं बोल सकते क्योंकि वो 7 की रेंज के पास में ही है। तो उसको कंप्लीटली एसिडिक भी नहीं बोल सकते, पर स्लाइटली एसिडिक से आप स्लाइटली बेसिक की तरफ यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे याद रखना है। तो अपना बी ऑप्शन यहाँ पे वीकली एल्कलाइन करेक्ट हो जाएगा। नाउ अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, 2015 में आ रखा है। तो यहाँ पे आपसे बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बेकिंग पाउडर इज नॉट करेक्ट, ठीक है। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी बेकिंग पाउडर के अकॉर्डिंग यहाँ पे गलत है। तो सबसे पहली चीज कि जो आपका बेकिंग पाउडर है ये एक तरीके का ड्राई केमिकल होता है, ठीक है, पहली चीज यहाँ पे ये है। दूसरी चीज कि यहाँ पे ये एक मिक्सचर होता है, ठीक है। मिक्सचर किस चीज का होता है? तो मिक्सचर आपका होता है यहाँ पे कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का, ठीक है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। दूसरी अब क्या, अच्छा यहाँ पे हो गया, ये पहली चीज, ये हो गई दूसरी चीज। अब तीसरा पॉइंट आपके पास आ जाता है यहाँ पे कि ये एक आपका वीक एसिड होता है, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पे समझने हैं। फिर अगला यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाएगा कि यहाँ पे इसके अंदर आपको देखने को मिलता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, NaHCO3। तो ये हमने यहाँ पे पहले भी डिस्कस कर रखा है, बेकिंग सोडा की हम बेसिकली यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम अब देखते हैं यहाँ पे इसको, तो ये आपका मिक्सचर है, एकदम करेक्ट है। अब इट फॉर्म्स बबल्स इन दी वेट मिक्सर, तो यहाँ पे ये एकदम करेक्ट है कि आपका यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर आपका बेकिंग पाउडर है ये आपका बबल क्रिएट करता है वेट मिक्सचर में। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम इससे रिलेटेड बात करते हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे बेसिकली कि यहाँ पे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है, ठीक है, वो आपकी यहाँ पे काम करती है इस पर्टिकुलर केस में। मतलब यहाँ पे कहने का क्या है
कि यहाँ पे जो आप ये जो आपका बेकिंग पाउडर है ये आपका वर्क करता है जब आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, ठीक है, वो आपकी यहाँ पे रिलीज होती है तब, ठीक, एक आपके एसिड बेस रिएक्शन में। तो एसिड बेस रिएक्शन में जब आपके यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी यहाँ पे जब रिलीज होती है तब आपका यहाँ पे ये काम करता है, और उस टाइम पे आपको देखने को मिलेगा कि आपके यहाँ पे जो बबल्स हैं वो आपके यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं वेट मिक्सचर में, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे CO2 के साथ इसको लिंक कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है इट कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ यूजिंग ईस्ट। तो यहाँ पे ये भी आपकी जो स्टेटमेंट है यहाँ पे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपने पास आपको दे रखा है कि इट डज नॉट कंटेन सोडियम बाइकार्बोनेट। तो अभी यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो आपका यहाँ पे जो ये है बेकिंग पाउडर है, इसके अंदर आपको यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट देखने को ही मिलता है, क्योंकि आपका ये मिक्सचर ही है यहाँ पे कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। और सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है आपका यहाँ पे बेकिंग सोडा होता है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अभी तक हम यहाँ पे डिस्कस भी करते हुए आ रहे हैं। तो डी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पे 2016 का। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट नहीं है, और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि सारे ऑप्शन में आपको ब्लीचिंग पाउडर दे रखा है। तो देखो ब्लीचिंग पाउडर की जब हम बात करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, ठीक है। और आपको अगर याद हो तो मैंने आपको एक फॉर्मूला भी आगे यहाँ पे रिएक्शन बेसिकली यहाँ पे लिखवाया था। तो यहाँ पे CaOH ट्वाइस, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, ये है आपका यहाँ पे स्लेक्ड लाइम, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। जब आप इसको Cl2, ठीक है, क्लोरीन के साथ जब आप इसको रिएक्ट करवाते हो तब आपका यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर बनता है, ठीक है। तब आपका यहाँ पे क्या बनता है, CaOCl2 प्लस H2O, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर और एक H2O आपका यहाँ पे बनता है, पानी बनता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको यहाँ पे समझनी है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ये रिएक्शन आपको यहाँ पे याद रहनी चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज यहाँ पे कि इस क्लोरीन की वजह से ही हम इसको बोलते हैं क्लोरीनेटेड लाइम, ठीक है। तो यहाँ पे ये एकदम करेक्ट है। फिर पहला वाला भी एकदम करेक्ट है, क्योंकि आपको यही बोला जा रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम, ठीक है। तो यही मैंने आपको यहाँ पे रिएक्शन में भी समझा है कि जब आप यहाँ पे स्लेक्ड लाइम को जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हो तब आपका यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर बनता है, ठीक है। तो इतनी चीज हमें यहाँ पे क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है ना, यहाँ पे अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो जो क्लोरीन होता है ये बेसिकली आप यहाँ पे यूज करते हो प्यूरिफिकेशन में, ठीक है। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में आप इसको यहाँ पे यूज करते हो। तो इसकी वजह से आप यहाँ पे बोल सकते हो कि आप यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर को भी यूज कर सकते हो ब्लीच करने के लिए, ठीक है, मतलब क्लीन करने के लिए, क्लीनिंग एजेंट की तरह, या फिर प्यूरिफाई करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है ये भी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर क्या हो गया यहाँ पे, बेसिकली जो यहाँ पे आपका खराब पानी था उसको डिसइंफेक्ट कर दिया, मतलब यहाँ पे इन्फेक्शन उससे हटा दिया, इस तरीके से आप इजी वर्ड्स में समझ लो। वरना यहाँ पे मतलब यहाँ पे सिंपल यही है कि इन्फेक्शन वाला वाटर था या फिर पानी था, उसको आपने डिसइंफेक्ट कर दिया, ठीक है, एक तरीके से प्यूरिफाई कर दिया। तो यहाँ पे डी ऑप्शन भी अपना करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे बचा कौन सा, वो है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, जो आपका यहाँ पे गलत दे रखा है, यही अपना यहाँ पे आंसर राइट हो जाएगा, क्योंकि आपसे नॉट पूछ रखा है। तो यहाँ पे जो गलत यहाँ पे ये क्यों है ये पता होना चाहिए। तो गलत है आपका यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इन्होंने दे रखा है रिड्यूसिंग एजेंट नहीं का, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करता, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह आपका यहाँ पे काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह आपका यहाँ पे काम करता है, इसी की वजह से आपका यहाँ पे बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी सब आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, बी ऑप्शन। नाउ अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछ रखा है 2022 से। तो यहाँ पे आपसे क्या बोला जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स ब्रेड सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी व्हेन बेकिंग सोडा इज एडेड, ठीक है। तो कौन सा आपका यहाँ पे इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सी ऐसी चीज है जो आपके यहाँ पे ब्रेड को सॉफ्ट बना देती है, स्पॉन्जी सी बना देती है यहाँ पे, जब आप उसमें बेकिंग सोडा जब आप उसमें यहाँ पे ऐड करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो इसको आप इस तरीके से भी यहाँ पे इस पर्टिकुलर रिएक्शन से समझ जाना। NaHCO3 मतलब यहाँ पे क्या हो गया, अपना हो गया यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट। उसके बाद अगर हम यहाँ पे डालते हैं H+, ठीक है, एक सेकेंड देना। यहाँ पे अगर हम चलते हैं यहाँ पे, सब में मैंने सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट बोल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे याद रखना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे समझना है, इसको भी इस तरीके से भी हम यहाँ पे इसको बोल सकते हैं, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट भी हम यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इसमें भी यहाँ पे कोई गलती नहीं है, ये मत सोचना यहाँ पे ये गलती है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट भी यहाँ पे सही है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा दोनों यहाँ पे हो गया। फिर यहाँ पे आप H+ यहाँ पे डाल दो टार्टिक एसिड से निकाल के, तब आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, जब आप इसको यहाँ पे हीट दोगे तो यहाँ पे हीट डालने पे आपका बनेगा यहाँ पे CO2 और निकलेगा यहाँ पे H2O, ठीक है। साथ में आपका यहाँ पे एक सोडियम सॉल्ट निकलेगा, सोडियम सॉल्ट आपका यहाँ पे निकलेगा ऑफ टार्टिक एसिड।
ठीक है। अब यहाँ पे ये रिएक्शन आई होप कि आपको समझ में आया हो, वरना तो यहाँ पे ये हो सकता है थोड़ा डीप में जा रहा होगा, पर यहाँ पे ये चीज़ समझनी है बस आपको यहाँ पे कि आपने यहाँ पे क्या डाला, यहाँ पे बेसिकली बेकिंग सोडा डाला और उसको डालते ही आपका यहाँ पे CO2 निकला, जिसकी वजह से आपका यहाँ पे जो ब्रेड है ये आपका सॉफ्ट हो जाता है और स्पंजी सा हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है जिसको हम बेकिंग सोडा बोल रहे हैं, ये एक तरीके से नॉन फ्लेमेबल है। ठीक है, नॉन फ्लेमेबल है। ठीक है, आग नहीं लगेगी इसमें, इस तरीके से आप समझ लो। दूसरा यहाँ पे कि ये बेसिक है नेचर में। ठीक है, बेसिक इन नेचर। ठीक है, तीसरा चीज आप यहाँ पे इस तरीके से समझ सकते हो, यहाँ पे बेसिक बोल लो या फिर इसको बोल सकते हो आप यहाँ पे एल्कलाइन। ठीक है, बेसिक बोल लो या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे इसको एल्कलाइन। ठीक है। और यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे बाहर निकल रही है, तो बेसिकली यहाँ पे बबल्स के फॉर्म में निकल रही है। जैसे अभी हमने कुछ क्वेश्चन पहले हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, वहाँ पे भी CO2 निकल रही थी, वहाँ पे आपका बबल बन जा रहा था। तो वही सेम सिनेरियो आप यहाँ पे इसमें काउंट कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको बस ये दो चीज पता होना चाहिए कि आप जब बेकिंग सोडा डालते हो तब क्या होता है, तब CO2 निकलती है और उसी को यहाँ पे उसी की मदद से आपका यहाँ पे जो ब्रेड होता है वो सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनता है। ठीक है। बाकी यहाँ पे जो ये तीन चार मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, बस इतना यहाँ पे आपको यहाँ पे याद रख लेना है। ठीक है, तो राइट आंसर अपने यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, CO2। ना अगले क्वेश्चन पे चलते, तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2019 में पूछा हुआ है। यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन COOH ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पे देखो COOH मतलब यहाँ पे क्या हो गया, COOH मतलब, तो बेसिकली यहाँ पे देखो सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पे आइडिया होना चाहिए वो है आपका यहाँ पे कार्बोजेलिक एसिड्स के बारे में। ठीक है। तो देखो कार्बोजेलिक एसिड्स जो होती है यहाँ पे, ये आपकी होती है ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, ये पॉइंट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए सबसे पहले तो। दूसरी चीज यहाँ पे कि ये जो आपकी यहाँ पे कार्बोजेलिक एसिड है जिसको आप यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड्स बोल रहे हो, ये बेसिकली आपकी यहाँ पे जुड़ी हुई होती है यहाँ पे कार्बोजाइल, एक सेकेंड दो, यहाँ पे ई नहीं आएगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। तो कार्बोजाइल ग्रुप के साथ यहाँ पे जुड़ी हुई होती है, जिसको बेसिकली हम यहाँ पे COOH बोलते हैं। ठीक है, तो यही आपसे यहाँ पे बोला जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कि जो भी आपकी ऑर्गेनिक एसिड्स होंगी वो यहाँ पे आपकी नहीं आएंगी। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, तो देखो मैं आपको ना कुछ एसिड्स लिखा दे रहा हूँ जो बेसिकली आपकी यहाँ पे होती हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स होती हैं जो यहाँ पे मैं आपको लिखा रहा हूँ, वो सारी आपकी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। अब कौन कौन सी एसिड्स होती हैं यहाँ पे ये, तो पहला आपका हो गया जैसे यूरिक एसिड। ठीक है, यूरिक के बाद हो गया आपका यहाँ पे लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के बाद आपका हो गया यहाँ पे सिट्रिक एसिड। ठीक है, अब देखो लैक्टिक आ गया, सिट्रिक आ गया, ये दोनों हटा दो, मतलब यहाँ पे तो आपको COOH ग्रुप आपको दिखेगा। COOH ग्रुप को ही हम क्या बोलते हैं, कार्बोजाइल ग्रुप बोल रहे हैं। याद रखना, ये आपसे क्वेश्चन भी बन सकता है, क्योंकि सिंपल सिंपल यहाँ पे वन वर्ड यहाँ पे, क्योंकि ये डीप में हो गया। ठीक है, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि यहाँ पे COOH को क्या बोलते तो आप नहीं कर पाओगे। ये डीप में क्वेश्चन है एक तरीके से। ठीक है, आपको सिंपल लग रहा होगा क्योंकि अभी मैंने आपको बता दिया, पर ये थोड़ा आपसे डीप में क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर आपको यहाँ पे ये चीज नहीं पता होगी तो। ठीक है। फिर नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे आ जाता है ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड। फिर अपने पास है यहाँ पे एसिटिक एसिड हो गया। ठीक है, एसिटिक एसिड के बाद अपने पास यहाँ पे हो गया फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फिर अपने पास जैसे हो गया यहाँ पे मैलिक एसिड। फिर और भी आपकी यहाँ पे एसिड होती है, वैसे ही आपका टार्टिक एसिड भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है बेसिकली आपका यहाँ पे एक्सॉर्बिक एसिड, ये आपका राइट आंसर है। क्योंकि अगर आपको यहाँ पे पता हो, अगर आपको पता है यहाँ पे कि किस विटामिन का यहाँ पे ये नेम होता है, तो वो आपका होता है यहाँ पे विटामिन सी का। ठीक है, तो विटामिन सी को ही हम लोग यहाँ पे एक्सॉर्बिक एसिड के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। और ये एक तरीके से आप ये समझ सकते हो यहाँ पे वाटर सॉल्युबल विटामिन है ये। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आप यहाँ पे यूज करते हो एज एन एंटीऑक्सीडेंट एजेंट की तरह। मतलब यहाँ पे कहने का क्या है कि कुछ भी चीज डिटॉक्सिफाई करनी है, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन करनी है, उस केस में आप इसको यूज करोगे। कोई भी जगह पे आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ना है, ठीक है, ऐसी कोई भी जगह पे, तो आप यहाँ पे उसको यूज करोगे। तो ऐसी जगह पे आप यहाँ पे इसको यूज करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। तो COOH ग्रुप आपको यहाँ पे विटामिन सी एक्सॉर्बिक एसिड में आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है 2019 में आया, ये आपका यहाँ पे ये भी आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत जगह यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो एनसीईआरटीज में। तो यहाँ पे आपसे बोला है सोडा एसिड जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं वो यहाँ पे क्या चीज कंटेन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होगा, यहाँ पे मैंने आपको पढ़ा भी रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको देखने को मिलता है यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, हमने यहाँ पे CDS PYQs में भी हमने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है इस चीज को।
तो सल्फ्यूरिक एसिड्स जब आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, आपको बी में तो देखने को नहीं मिल रहा है, तो बी आपका यहाँ पे आप क्रॉस कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप पहली चीज यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हो। दूसरी चीज अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आपको देखने को मिलता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो अपना ए ऑप्शन है वो तो अपना राइट हो गया, ठीक है, बाकी सब गलत हो गए। अब जैसे आपको पता होगा यहाँ पे कि जो आपके फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वो कुछ इस तरीके से, आप मान लो यहाँ पे एक फायर एक्सटिंग्विशर है और यहाँ पे कुछ ऐसा सा यहाँ पे निकला हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पे एक नॉब होती है, जब आप इसको प्रेस करते हो तब यहाँ पे क्या होता है बेसिकली कि जो आपकी सल्फ्यूरिक एसिड होती है वो आपकी मिक्स करती है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, ठीक है। और इसकी मदद से यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज्यादा CO2 प्रोड्यूस होता है। और यहाँ पे आप CO2 की मदद से क्या कर रहे हो, यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है ना जो आपकी सराउंडिंग में है उसको आप यहाँ पे कट कर रहे हो बेसिकली, क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से आपकी यहाँ पे आग फैलती है ज्यादा से ज्यादा, ऑक्सीजन अगर होगा ज्यादा तो यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे कि आप एक तरीके से सप्लाई को कट कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ समझना है यहाँ पे, कि जब आप जैसे नॉब प्रेस करते हो तो सल्फ्यूरिक एसिड जो होती है आपकी यहाँ पे इसके अंदर वो यहाँ पे मिक्स करती है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, और इसकी मदद से बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आपका यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। जिसकी मदद से क्या हो रहा है, जो आप यहाँ पे एक तरीके से आप यहाँ पे जो आपका सप्लाई है यहाँ पे एयर का उसको आप यहाँ पे एकदम कट कर दे रहे हो, ठीक है। जिसकी वजह से आपकी यहाँ पे आग जो है यहाँ पे बुझ पाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से यहाँ पे ये वर्क करता है, ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या है, ए ऑप्शन। और ये दोनों यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट आपका स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे ऐसे ज्यादा आपको यहाँ पे समझाने का नहीं है, जितना समझाने का था वो मैंने अभी अभी आपको यहाँ पे समझा दिया, ठीक है। तो उसको यहाँ पे जरूर नोट डाउन कर लेना जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2023 का यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या पूछा जा रहा है कि द गैस जनरेटेड ऑन रिएक्टिंग जिंक विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे कौन सी आपकी गैस निकलती है जब आप यहाँ पे जिंक को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से जब यहाँ पे रिएक्ट कराते हो। तो देखो डायरेक्ट आपका रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पे ये। तो यहाँ पे आपने लिया जिंक, फिर आपने यहाँ पे लिया H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। फिर जब इसको आप यहाँ पे रिएक्ट करवाओगे तब यहाँ पे क्या होगा बेसिकली यहाँ पे कि जो आपका Zn है वो यहाँ पे आपका चेंज कर जाएगा, मतलब यहाँ पे आपकी जगह ले लेगा यहाँ पे H2 की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ZnSO4 बन जाएगा, ठीक है। और H2 आपकी अलग से यहाँ पे निकलेगी। तो यहाँ पे कौन सी गैस है यहाँ पे, ये है आपकी यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हीलियम के केस में यहाँ पे He होता, आर्गन के केस में अलग ऑप्शन होता, ठीक है, Ar होता, नाइट्रोजन में N होता। तो यहाँ पे आपको बस फॉर्मूला अगर पता होता है यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का, तब भी आप यहाँ पे मार्क कर सकते थे, क्योंकि कहीं पे भी यहाँ पे आर्गन का सिनेरियो नहीं आ रहा है, ना ही हीलियम का कुछ आ रहा है, और ना ही यहाँ पे नाइट्रोजन का आता, अगर आपको यहाँ पे बस सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला पता होता, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर अपना यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और डायरेक्ट यहाँ पे ये रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछ रखा है 2018 में। यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं यहाँ पे, तो आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड इज और आर करेक्ट, ठीक है। तो इनमें से कौन सी आपकी यहाँ पे इस पर्टिकुलर एसिड के अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे करेक्ट है या फिर नहीं है, ठीक है। ये बताना है, करेक्ट बताना है बेसिकली आपको, ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड अभी अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि आपका यहाँ पे इसके अंदर आपको देखने को मिलता है कार्बोक्साइल ग्रुप, जिसको हम लोग लिखते हैं COOH के साथ, ठीक है। ये सब अभी अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। इसी में जब हम यहाँ पे आगे आर लगा देते हैं तो जब हम इन इस कंप्लीट इसको जब हम देखेंगे तब हम इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। ये आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। और यहाँ पे आपको इसी टाइप के एसिड्स को हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ जो मैंने यहाँ पे आगे आर लगाया है इसका मतलब होता है यहाँ पे एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो ये भी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। तो ये होता है आपका यहाँ पे एल्काइल ग्रुप, ठीक है। ये आपका हो गया यहाँ पे कार्बोक्साइल ग्रुप, ठीक है। इन दोनों को ही आपको यहाँ पे जब मिलाते हो तब आपका बनता है यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। जिसका एग्जांपल अगर हम देखें तो अमीनो एसिड्स हो गए, फैटी एसिड्स वगैरह हो गए। अब यहाँ पे जो अगर हम इसकी एसिडिटी के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो इसकी एसिडिटी आपकी यहाँ पे डिपेंड करती है कार्बन के ऊपर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है, और इसी के जैसे आपका थर्ड ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा। अब जैसे आपका थर्ड करेक्ट हुआ तो यहाँ पे सी ऑप्शन गलत और ए ऑप्शन भी गलत, ठीक है। इस तरीके से समझ लो। अब अगर आपको मान लो ए ऑप्शन ही अकेला पता होता ना, तब भी आप यहाँ पे आंसर मार्क कर सकते थे, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर ए ऑप्शन पता होता तो आप यहाँ पे अब जाके मार्क कर सकते थे आंसर, क्योंकि आपका जो पहला ऑप्शन है ये भी आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट ऑप्शन है, कि यहाँ पे जो सिंपल आपका यहाँ पे जो सिंपल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है यहाँ पे वो आपका सोल्यूबल होता है पानी में, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी एकदम करेक्ट आपका यहाँ पे ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो आपको तीनों ही ऑप्शन दे रखे हैं ना एक तरीके से एकदम करेक्ट दे रखे हैं, और तीनों आप इस तरीके से समझ सकते हो यहाँ पे कि तीनों आपको फैक्ट दे रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन
मैं बोलूँगा ये भी थोड़ा डीप में ही है, क्योंकि यहाँ पे आप जनरली ये सब चीज़ें नहीं पढ़ते हो, जब भी आप यहाँ पे केमिस्ट्री भी पढ़ने जाओगे। तो यहाँ पे थोड़ा डीप में पूछा है कि यहाँ पे आपको ऑप्शन दे दिए, यहाँ पे बेसिकली स्टेटमेंट्स दे दिए आपको एक पर्टिकुलर एसिड के अकॉर्डिंग, और फिर इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आंसर करना था। तो यहाँ पे आपको ये भी चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे तो अपना हो गया डी ऑप्शन करेक्ट। तो आपका यहाँ पे जो सिंपल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो आपका सॉल्युबल होता है पानी में। साथ ही साथ हायर कार्बोक्सिलिक एसिड जो होंगे वो बेसिकली आपके प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होते हैं यहाँ पे पानी में। ये भी इस तरीके से आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। दोनों आप इस तरीके से समझ लो यार कि ये आपका एक तरीके से स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें एज सच यहाँ पे ज्यादा कुछ समझाने का यहाँ पे है नहीं, पर यहाँ पे जो आपको इंपॉर्टेंट चीज जो समझनी थी वो यही समझनी थी, RCOOH वाला, ठीक है। ये सिनेरियो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए था। और जो आपका यहाँ पे एसिड्स होते हैं जिसके अंदर आप ऐसे समझ लो कि 5 कार्बन एटम से कम होते हैं ना, वो आपके होते हैं सॉल्युबल पानी में, ठीक है। तो इस तरीके से समझ लो, इसको समझाने के लिए चलो मैं ये बता दे रहा हूँ। तो जिनके अंदर भी कार्बन एटम्स जो होते हैं, अगर वो लेस हैं 5 से, तो आप यहाँ पे बोलोगे वो सिंपल है और वो यहाँ पे सॉल्युबल है, ठीक है, पानी के अंदर, ठीक। तो ये आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। फिर दूसरा आपको यहाँ पे क्या याद रखना है यहाँ पे, कि जो आपके एसिड्स होंगे जो लार्जर या फिर ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के साथ होंगे, तो उनका यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा होगा और इसलिए यहाँ पे वो इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि जितना ज्यादा आपका कार्बन उसमें प्रेजेंट होगा तो उसका मॉलिक्यूलर मास भी यहाँ पे उतना ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से अब वो यहाँ पे इनसॉल्युबल रहेंगे, जो आपका यहाँ पे दूसरे का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। और तीसरा हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर है वो है यहाँ पे अपना डी ऑप्शन। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे इन सब टॉपिक्स के पिछले 10 साल के पीवाईक्यू हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो यहाँ पे जरूर आप यहाँ पे कमेंट कर देना, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर देना, जितना ज्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। एंड साथ ही साथ यहाँ पे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी, और पीडीएफ के हर एक लास्ट पेज पे आपको इस तरीके का पेज देखने को मिलेगा जहाँ पे बस आप लोगों पे क्लिक करो तो आप चैनल पे चले जाओगे। और वहां पे जाके मैंने जैसे पहले पिछले वीडियोस में भी बता रखा है, मैंने आपको 2 सीरीज रिकमेंड कर रखी है पहले भी। एक है आपकी यहाँ पे सीडीएस की पीवाईक्यू जो हमने यहाँ पे सीडीएस 1 2024 के टाइम पे किए थे, क्योंकि यहाँ पे अब वो सेम ही क्वेश्चन है तो वापस मैं करा सकता हूँ। पर यहाँ पे मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जब यहाँ पे वो पहले से ही है, यहाँ पे पहले से ही यहाँ पे वीडियोस आपको मिल रहे हैं, तो आप उसी टाइम पे यहाँ पे कर लो, क्योंकि जब मैं यहाँ पे अब नई वीडियो जब बनाऊंगा तो उसमें टाइम लग सकता है, ठीक है। तो इससे अच्छा आप वहाँ पे जो बने हुए हैं वही सेम कर लो, क्योंकि क्वेश्चन तो सेम ही होने वाले हैं। बस यहाँ पे जो सीडीएस 1 2024 के क्वेश्चन हैं वो मैं यहाँ पे उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, ठीक है। साथ ही साथ इस यहाँ पे जो हमारी इस सीरीज चल रही है, ये वाली जो सीरीज चल रही है सीएपीएफ पीवाईक्यूज की, तो ये भी आपको यहाँ पे फॉलो करनी है। और ये सीरीज आपकी सीडीएस और सीएपीएफ दोनों ही एग्जाम्स के लिए है, ठीक है। तो ये याद रखने हैं, यहाँ पे ये सिर्फ सीएपीएफ के लिए नहीं है, यहाँ पे ये सीडीएस के लिए भी है, क्योंकि दोनों में ही आपके यहाँ पे जो सिलेबस है जीके का वो यहाँ पे आपका सिमिलर है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।